हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ये आप सभी के लिए रिवीजन क्लास है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम लोग चलेंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए और सभी जो आपके 38 टॉपिक है उनको देखते हुए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मेहनत करते जाएंगे और आप बाद में आपको पता चलेगा कि जो पढ़ना था वो छूट गया आपसे और आप जो पढ़ते रहे वहाँ से क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला। तो अपने सिलेबस को आप सभी बहुत अच्छे से देख लेंगे और जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिविजन करने की कोशिश करिए। जो आपने नोट्स बनाया हो या जो भी आपने पहले की जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हो तो उन सभी को रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। ये एमसीक्यू है पैड बैच की। यहाँ पर वापस आएंगे लेकिन थोड़ा सा अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद वापस यहाँ पे आएंगे। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी तक, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगर मेहनत हो रही है तो इसका फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कहीं से कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंचता है? आप क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए फंडस हाइट को। ये फंडस हाइट से क्वेश्चन है। फंडस क्या होता है? फंडस ऊंचाई क्या होती है? गर्भाशय का सबसे चौड़ा भाग, यूट्रस का सबसे चौड़ा भाग फंडस कहलाता है और सबसे संकरा भाग इस्थमस कहलाता है। और प्रेगनेंसी में लगभग 6 से 8 सप्ताह पर इसी इस्थमस का सॉफ्ट हो जाना, नरम हो जाना हेगर साइन होता है। सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना गुडल साइन हो जाता है। सर्विक्स का इस्थमस का नीला पड़ जाना चैडविक साइन होता है। फोर्निक्स में पल्सेशन ओसिएंडर साइन होता है। ऐसे अगर आप लोग बिल्कुल अच्छे से आपकी जुबान पर चीज़ें अगर याद नहीं रहेंगी और जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, साइन हो गया, फंडस हाइट हो गया, मेडिसिन से क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे यहाँ पर हम। बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और जितना हो सके आप सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा ग्रुपों में अपने फ्रेंड्स को। तो ये हो गया फंडस। और प्यूबिस सिम्फाइसिस से हमेशा फंडस हाइट मेजर की जाती है। पेल्विस में जितनी भी बोन होती हैं उसमें प्यूबिक बोन आप सभी जानते होंगे सामने की तरफ आकर के जहाँ मिलती हैं दोनों प्यूबिक बोन, इसी को बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। और डिलीवरी के टाइम पे ध्यान दीजिएगा, लेबर और डिलीवरी में डिफरेंस है। लेबर डिलीवरी से यानी बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था होती है, लेबर बोला जाता है। और डिलीवरी बच्चे के जन्म की प्रक्रिया होती है, बच्चे के जन्म के साथ ही डिलीवरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो डिलीवरी के समय रिलैक्सिन हार्मोन से यहाँ पे थोड़ा सा फैलाव होता है कुछ सेंटीमीटर में, जिससे कि प्रसव को आसान बनाया जा सके। और इसी के पैरेलल पीछे की तरफ जो हड्डी होती है जिसको बोलते हैं इस्चियम, और जब बच्चा इस्चियम में आ जाता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेशन 0 प्लस स्टेशन 0, स्टेशन +1, स्टेशन +2, स्टेशन -1, स्टेशन -2 स्टेशन। अब आप रेलवे स्टेशन या कोई स्टेशन और नहीं समझेंगे, बल्कि यहाँ पर बच्चे के जन्म से संबंधित स्टेशन। स्टेशन सबसे अच्छी प्रस्तुति बताता है बच्चे के जन्म के समय की। +1 +2 का मतलब होता है कि बच्चा इस्चियम से नीचे आना शुरू हो गया। जैसे बच्चे का सिर वजाइनल कैनाल से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसको क्राउनिंग बोला जाता है। खैर आगे आपको बताएंगे टॉपिक वाइज एक एक करके। रिवीजन में हम आपको 38 टॉपिक मिक्स करेंगे, तो आप किसी एक टॉपिक की उम्मीद नहीं करेंगे और आपके लिए जो समय बचा है इसमें 38 टॉपिक से पढ़ना ही आपके लिए अच्छा होगा। फंडस आप सभी समझ गए, प्यूबिक सिम्फाइसिस आप सभी समझ गए। यहाँ से हाइट मेजर की जाती है फंडस तक। सेकंड चीज़ ध्यान देंगे आप सभी, ये माँ हो गई, प्रेग्नेंट मदर हो गई, और यहाँ पर ये बच्चा इसके अंदर हो गया। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस और यहाँ पे मान लीजिए फंडस यहाँ पे है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये हाइट हमेशा ऐसे मेजर की जाती है, कभी भी ऐसे मेजर नहीं किया जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इन्हें ध्यान से देखते चलेंगे। तो इतनी बातें आप सभी समझ गए। अब हम लोग फंडस हाइट को 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, बहुत ईजी है। प्यूबिक सिम्फाइसिस याद रहेगा आप सभी को। हम क्या करते हैं, ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक। और यहाँ पे अम्बिलिकस कर लेते हैं और यहाँ पे जिफिस्टिनम। बस 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता इसमें है नहीं, क्योंकि इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस पे बच्चा कब होता है? 12 सप्ताह पे। यहाँ पे अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस,
और ये हो गया आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्फाइसिस, दोनों आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चा होता है 20 वीक्स पे। और ये हो गया जिफिस्टिनम। अगर आप सभी को याद होगा तो जो पसलियाँ जिन सामने की तरफ रिब्स पसलियाँ आप सभी समझते हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। पसलियों के बीच में इंटरकोस्टल अंतरापृष्ठ पेशियाँ मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो पसलियों को सपोर्ट करती हैं, वो 11 जोड़ी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एनाटॉमी के अंतर्गत आपके सिलेबस में पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। पसलियाँ 12 जोड़ी, अंतरापृष्ठ मांसपेशी यानी इंटरकोस्टल मसल 11 जोड़ी होती हैं। सामने की तरफ ये जुड़ी होती हैं स्टर्नम से और ओस्ती से, और पीछे जुड़ी होती हैं रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कॉर्ड से। इस स्टर्नम को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है इसको बोला जाता है सीफॉयड प्रोसेस, या इसी को जिफिस्टिनम कहा जाता है। जिफिस्टिनम सीपीआर देते समय इसी के आसपास प्रेस किया जाता है हल्का सा लेफ्ट में या फिर वहीं पर लगभग, क्योंकि हृदय यहीं पर होता है बाईं तरफ, और हृदय के बाईं तरफ होने की वजह से ही बाईं तरफ वाला जो फेफड़े का लंग्स का लोब होता है राइट वाले से थोड़ा छोटा होता है। इसीलिए लेफ्ट वाले फेफड़े के लोब्स में, फेफड़े में 2 ही लोब्स होते हैं, जबकि राइट वाले में 3 लोब्स होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ, दाहिने वाले फेफड़े में 3 लोब्स, बाएं वाले में 2 लोब्स। क्यों आपको रटना नहीं है बाएं दाएं में किस में 3 किस में 2। स्पष्ट है कि हृदय थोड़ा सा बाएं होता है, हमारे चेस्ट में हल्का सा बाएं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाएं वाले फेफड़े को थोड़ा सा कम स्पेस मिलेगा, तो वही तो थोड़ा सा साइज में छोटा होगा। हर चीज़ को अगर आप कॉन्सेप्चुअली ट्रिक से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में भी आप गलती नहीं करेंगे। तो ये जिफिस्टिनम, इसी को बोलेंगे यहाँ पर हम। तो ये जिफिस्टिनम हो गया। जिफिस्टिनम के स्तर पर फंडस की ऊंचाई होती है 36 वीक्स पे, और ध्यान दीजिएगा ये सबसे अधिक ऊंचाई होती है। और 36 वीक्स के बाद फिर ये ऊंचाई कम होनी शुरू होती है, और बच्चा अब धीरे धीरे पेल्विस में नीचे की तरफ आता है, यानी ऊपर की तरफ। यहाँ पे खालीपन का एहसास माँ को होगा 36 वीक्स के बाद, क्योंकि बच्चा अब नीचे की तरफ खिसकता है। और इसी को लाइटनिंग कहा जाता है। जब बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा, ऊपर माँ को थोड़ा सा हल्कापन का एहसास होगा, और पाचन आदि, डाइजेशन या श्वास लेने आदि क्रियाओं में थोड़ी सी उनको पहले की तुलना में ईजी लगेगा। अब यहाँ पे देखिए आप सभी, ये 3 चीज़ें आपने याद कर ली कि प्यूबिक सिम्फाइसिस पे बच्चा 12 सप्ताह पे होगा, नाभि पर बच्चा, अम्बिलिकस पे बच्चा 20 सप्ताह पे होगा, जिफिस्टिनम के स्तर पर बच्चा यानी भ्रूण फीटस, ध्यान दीजिएगा, 9 सप्ताह से और उसके बाद बच्चे को फीटस कहा जाता है। 3 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह के बच्चे को एम्ब्रियो कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, बहुत आपने डीपली पढ़ लिया। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा, अपने सिलेबस को छोड़ के आप कुछ भी पढ़ लेंगे अच्छे से, कोई मतलब नहीं होता। सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन कभी बाहर नहीं आने वाला है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ये तीनों चीज़ें आप सभी समझ गए होंगे। अम्बिलिकस पे बच्चा 20 सप्ताह पे होगा। जिफिस्टिनम के स्तर पर फंडस की ऊंचाई, बच्चा ना कह के फंडस की ऊंचाई बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा टेक्निकली। तो फंडस की ऊंचाई 36 वीक पे जिफिस्टिनम के स्तर पर, 20 सप्ताह पे अम्बिलिकस यानी नाभि के स्तर पर, और 12 सप्ताह पे प्यूबिक सिम्फाइसिस से। अब यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा था कि गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुँचता है, तो जिफिस्टिनम में पहुँचता है। मान लीजिए आपसे ऐसे पूछता 36 और 20 के बीच में कौन सा सप्ताह पड़ेगा, 20 और 36 के बीच में 16 का डिफरेंस है, 16 का आधा 8 कर दीजिए, यानी कि 28 वीक्स। ध्यान दीजिएगा 28 वीक्स में बिल्कुल आप यहाँ पे आधे के आसपास मान सकते हैं फंडस की ऊंचाई। अगर 28 वीक से नीचे है तो फंडस की ऊंचाई जिफिस्टिनम और अम्बिलिकस के आधे से थोड़ा नीचे। ऑप्शन में आपको ऐसे ही देगा और आप कंफ्यूज बहुत होंगे कि हम कहाँ पे देखें, कैसे करें। तो थोड़ा ट्रिक से पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 28 सप्ताह पे बच्चा लगभग, या फंडस की ऊंचाई लगभग जिफिस्टिनम और अम्बिलिकस यानी जिफिस्टिनम और नाभि के मध्य के आसपास होगा। 28 सप्ताह से नीचे आएंगे 27, 26, 25, 24, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे मान लीजिए। यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि बीच से इस वाले मध्य बिंदु से थोड़ा नीचे हो जाएगा। 28 सप्ताह के बाद जाएंगे 30 सप्ताह है, 32 सप्ताह है, यानी कि जिफिस्टिनम और नाभि के मध्य वाले भाग से थोड़ा ऊपर की तरफ। कभी आपसे ऊपर वाला 1/3 में होगा फंडस ऊंचाई, नीचे वाले 1/3 में होगा, इनके बीच में करके पूछेगा कि ऊपर वाले 1/3 में होगा या फिर नीचे वाले 1/3 में होगा। यानी इस पूरे भाग को 3 भाग में डिवाइड कर लेगा।
ठीक है। ऐसे ही नीचे भी सेम आपको पढ़ना है कि 12 से 20 सप्ताह के बीच में मध्य में अगर आपको आना होगा तो कितना सप्ताह हो जाएगा, 16 सप्ताह हो जाएगा, 14 सप्ताह हो जाएगा। यानी कि 14 वीक्स पे बच्चा नाभि और प्यूबिक सिम्फाइसिस के मध्य कहीं आसपास होगा। 14 सप्ताह से 12 सप्ताह पे आप ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे 16 ही आएगा, 12 4 16 होगा, ठीक था, 16 था, ठीक है। 16 सप्ताह पे बच्चा कहीं मध्य में होगा, आसपास होगा 16 सप्ताह में। मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि आप 18 सप्ताह पे बताइए, तो आपको पता है कि 16 सप्ताह के आसपास बच्चा नाभि और प्यूबिक सिम्फाइसिस के मध्य कहीं पर होगा। और 18 सप्ताह का मतलब है कि बच्चा थोड़ा सा ऊपर होगा, मध्य से थोड़ा ऊपर होगा, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ नहीं होगा बल्कि नाभि की तरफ होगा। हमने आपसे कहा 14 सप्ताह पे बताइए, तो 14 सप्ताह पे जो बच्चा होगा वो नाभि की तरफ न हो करके प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ नज़दीक होगा, मध्य से देखा जाएगा। तो ये बहुत आसान सी ट्रिक है, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये चीज़ें बहुत आसान है और हम आपको जितना विस्तार से आपको हम कम से कम समय में बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना पर्याप्त है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब लोग पहले से सब कुछ पढ़े हुए हैं। ये मान करके आपको हम यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नाभि और जिप्स्टेनम के बीच में तो बच्चा कितने सप्ताह पे होगा, लगभग अभी आपको समझा रहे थे 28 वीक्स के आसपास, क्योंकि 36 पे जिप्स्टेनम पे रहेगा, 20 पे रहेगा नाभि पे। दोनों का मध्य बिंदु सप्ताह में देखेंगे तो 28 सप्ताह के आसपास मिलेगा। नाभि पर 20 सप्ताह पे, जिप्स्टेनम पर 36 वीक में, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर 12 सप्ताह में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा हो अपने सामने, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सभी पेजेस का और उसको अपने टेबल पे बिल्कुल रखिए सबको फैला करके, और सभी 100 प्रश्नों को कम से कम 20 बार देखिए उसको, और उस पर आधारित जितने भी प्रश्न आपने पहले एमसीक्यू में मॉक टेस्ट कहीं भी लगा रखे हो उन प्रश्नों को बार बार देख लीजिए। आपके सिलेक्शन से कहीं ज़्यादा आप मार्क्स पा जाएंगे। अब एग्जामिनर बिल्कुल ही एकदम अलग प्रश्न दे उठा करके, वो बात अलग है। बाकी ट्रेंड फॉलो होता है, प्रीवियस ईयर में जैसे प्रश्न पूछे गए होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो प्रश्न वैसे ही आपके इस बार भी आने की संभावना 100% है। बाकी थोड़ा बहुत बदलाव होगा 10-20 प्रश्नों में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आप सभी, उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं? एंटी एमेटिक बोला जाता है, एंटी एमेटिक। कृमिनाशक दवाओं को क्या बोला जाता है? एंटी हेलमेंटिक। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कृमिनाशक, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे एंटी एमेटिक की तरह यहाँ पर भी इसी को यहाँ पे लिखा रहता है एंटी हेलमेंटिक, आप सोच के देखिए, उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को, इसने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, लेकिन इसका इसने हिंदी में न लिख करके उसी को लिख दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना होगा। एंटीबायोटिक को हिंदी में भी लिख सकता था जीवाणुनाशक, तो आपको पता रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन ज्वरनाशक होती हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन ज्वरनाशक होती हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन दर्द निवारक होती हैं, एनाल्जेसिक। और एनाल्जेसिक के अलावा एक दवा का समूह होता है जिसको बोलते हैं ओपियोड मेडिसिन। ये वे दवाएं होती हैं जो भयंकर दर्द में तत्काल राहत पाने के लिए अफीम आदि से, ऐसे कुछ मादक द्रव्यों से ये दवाएं बनाई जाती हैं, और कभी कभी जब इनके ओवरडोज हो जाते हैं तो प्रोटामाइन सल्फेट दे करके उस ओवरडोज को कम करने का प्रयास होता है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ओपियोड मेडिसिन क्या होती हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन क्या होती हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या होती हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटी एमेटिक मेडिसिन क्या होते हैं, एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन क्या होते हैं कृमिनाशक, एंटी एमेटिक वमन या उल्टी का इलाज करने वाला। इसी प्रकार से एक मेडिसिन होती है एंटी हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का मतलब होता है एलर्जी, तो एलर्जी के खिलाफ काम करने वाली दवा को एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना रहेगी, तो इसको आप लोग अच्छे से बार बार कहीं पर लिख करके नोट्स बना करके 6 7 8 है लगभग, सभी को लिख लीजिए और अच्छे से बार बार देख लीजिए। फिर आगे देखिए आप सभी, जितने भी तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं नॉर्मल देखेंगे। अच्छा, एक विवाद और होता है कि जन्म के समय सबसे पहला टीका वैक्सीन कौन सा दिया जाना चाहिए? अब BCG है, हेपेटाइटिस बी है और
ओपीवी की बर्थ डोज है 0 डोज है। ध्यान दीजिएगा ये 0 डोज है। ओपीवी का 1 जो फर्स्ट डोज होता है पेंटा 1 के साथ में देते हैं। बीसीजी दोबारा दिया नहीं जाता, हेपेटाइटिस बी अकेले दिया नहीं जाता, तो उसकी बात ही खत्म हो गई। ये बर्थ डोज होते हैं। ओपीवी को छोड़ दीजिए, इन दोनों में सबसे पहले टीका कौन सा दिया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। बाकी की कुछ किताबों में बीसीजी भी दिया गया है, तो इसमें विवाद वाले क्वेश्चन एग्जाम में वैसे आते नहीं हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी आप सभी यहाँ पे याद रखेंगे। और थोड़ा सा आप सभी को जितने भी तरह के वैक्सीन टीके लगते हैं सभी का रूट तो आपको पता होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा सभी का रूट बहुत आसान है। MR मीजल्स रूबेला, जिसको फ्रीजर में रखना होता है, या कह सकते हैं कि MR टीके हो गए, BCG का टीका हो गया। BCG को जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये ऐसे टीके होते हैं जिन पर ओपन वायल पॉलिसी, OPP का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो ओपन वायल पॉलिसी इन पर लागू नहीं होता है, यानी 4 घंटे के अंदर यूज करना होता है। हालांकि 6 घंटे का विवाद है। देखिए आंसर आपको 4 घंटे के हिसाब से देना है, लेकिन 6 घंटे तक भी कहा जाता है कि 6 घंटे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप में से जो लोग भी ड्यूटी करते होंगे तो 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको 4 घंटे के अकॉर्डिंग देना होगा। ऐसे विवाद वाले प्रश्न एग्जाम में नहीं देगा। अगर देगा तो 6 घंटे 4 में से 4 या 6 में से कोई एक ऑप्शन में देगा। 4 घंटे देगा, 2 घंटे देगा, 8 घंटे देगा, 28 दिन करके दे देगा, ऐसे देगा ताकि उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। MR को लगाते हैं सब क्यूटेनियस अधस्त्वची इंजेक्शन, और इसके लिए डिग्री होता है 45 डिग्री। हमारी जो त्वचा की लेयर होती है सबसे ऊपर लेयर होती है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और इसके नीचे होती है एडिपोज यानी वसा की परत होती है। वसा हमारे शरीर में कहाँ पे जमा होता है? हमारे त्वचा में तापमान के संतुलन के लिए, कि शरीर के अंदर का तापमान बाहर न जाने पाए, बाहर का तापमान शरीर के अंदर ना आए त्वचा से, तो एडिपोज नामक परत के रूप में वसा स्टोर होती है। बाकी जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दीजिएगा हमने वसा नहीं बोला, हमने अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट बोला। तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होके ग्लूकोज से या कोई भी अन्य सैकराइड हो, सैकराइड माने कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सैकराइड को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। तो जितने भी सैकराइड सिंपल फॉर्म में आ गए, अगर वो अतिरिक्त होंगे शरीर में तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर में स्टोर होते हैं, जबकि वसा जो स्टोर होती है हमारे त्वचा में एडिपोज के रूप में। तो ये सभी छोटे मोटे पॉइंट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो MR सिर्फ एक वैक्सीन याद कर लीजिए जो सब क्यूटेनियस लगाया जाता है, बात खत्म हो गया। FIPB BCG, अच्छा ध्यान दीजिएगा IPB का मतलब होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। सिंगल डोज देना होता था पहले, शुरुआत में जब ये आया था तो उस समय देखेंगे तो इंट्रामस्कुलर लगा देते थे, लेकिन फिर इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे नहीं देते, फिर 14 सप्ताह पे, उसके बाद फिर 9 महीने पे इसकी बूस्टर डोज दे दी जाती है, 9 महीने पे तीसरी डोज इसकी दे दी जाती है। तो अब 3 भाग में डिवाइड हो गया। फ्रैक्शनल, ये आपका मतलब है फ्रैक्शनल। सिंगल डोज को हमने फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है, उसको हमने कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो फ्रैक्शनल बना दिया हमने इसको। अब इसको इंट्राडर्मल देना होता है, इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल देना होता है। 2 टीके इंट्राडर्मल वाला हो गया, MR सब क्यूटेनियस। इंट्राडर्मल को 10 से 15 डिग्री पे देते हैं, इंट्रामस्कुलर को 90 डिग्री पे दिया जाता है। इन तीनों टीके के अलावा सभी टीके, चाहे गर्भवती माँ को दिए जाने वाले हो, चाहे एनाफाइलैक्सिस में, एनाफाइलैक्सिस समझते हैं आप सभी, अगर टीके का कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ, AEFI हुआ, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म सारे देख लीजिएगा, मे भी एक क्वेश्चन बन जाए वहाँ से। OPB है, BBM है, जितने भी फुल फॉर्म है सबके फुल फॉर्म। इसके बाद देखेंगे तो BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, तो जितने भी हैं फुल फॉर्म सबको आप लोग देख लेंगे। तो एनाफाइलैक्सिस में एड्रीनेलिन या एफिनेफ्रिन दोनों एक ही चीज़ है, उसके 2 नाम हैं। कुछ भी देना होगा सभी के सभी इंट्रामस्कुलर ही देते हैं, चाहे विटामिन K देना होगा वो भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो फिर बस इन 3 को छोड़ करके सारे के सारे इंट्रामस्कुलर हैं, तो आपको याद करने में क्या समस्या है। अब आके देखिए आप सभी यहीं पर एक चीज़ देख लीजिएगा, पोलियो के 3 टाइप होते हैं। मे भी आपसे एग्जाम में पूछ ले पोलियो के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 1 2 3।
शुरू में जब ओरल पोलियो ड्रॉप देते थे, मुँह से दवा पिलाते थे 2 बूँद, 5 बूँद तो रोटा वायरस की देते हैं। अच्छा देखिए, एक विवाद क्वेश्चन में हो गया था, हमने उसकी बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक हमने पीडीएफ शेयर कर दी थी। रोटा वायरस में 5 बूँद डोज होती है या फिर 2.5 ml, कहीं-कहीं पर 1 ml दिया गया है जो कि गलत है। 2.5 ml डोज होती है एक बार जो देते हैं, या फिर 5 बूँद 5 ड्रॉप्स दिया जाता है। वापस आ जाइए यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप लोग और देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, जितने भी तरह के ओरल टीके होते हैं इंक्लूडिंग एमआर, मीजल्स, रूबेला और जितने भी ओरल मौखिक टीके होते हैं, ये सभी के सभी प्रेगनेंसी में नहीं दिए जा सकते हैं, कभी नहीं दिए जाएंगे। ये सीधे-सीधे बच्चे पर असर करेंगे, बच्चे में कोई ना कोई डिज़ॉर्डर पैदा करेंगे। वापस आ जाते हैं, पोलियो की 3 टाइप है, 1, 2, 3। इसमें जो दूसरा टाइप होता है, पहले शुरू में ओरल पोलियो ड्रॉप तीनों टाइप से सुरक्षा करता था। बाद में क्या हुआ कि जो दूसरा वाला टाइप था, ये लगा कि दूसरा वाला टाइप तो वो समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, तो ये टाइप 2 की बात हो रही थी। लेकिन ओरल पोलियो ड्रॉप्स तो अभी भी पिलाए जाते हैं, 1 और 3 से सुरक्षा देते हैं, तो फिर 2 वाले से भी सुरक्षा मिलती रहे, दोबारा से उसके मामले न आने पाए, उसके लिए आईपीवी लगाया जाता है। तो टाइप 2 से सुरक्षा कौन देता है? एफआईपीवी। टाइप 1 और 3 से सुरक्षा कौन देता है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। इन तीनों टाइप में पैरालिसिस कौन सा देता है? टाइप 1 देता है पैरालिसिस। पैरालिसिस लकवा टाइप 1 की वजह से होता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई होंगी। रूट, डिग्री, कुछ हमने और भी एडिशनल चीज़ें आपको बता दी। बाकी सभी टीकों के लिए अधिकतम लगाने का समय, जैसे हेपेटाइटिस बी का 24 घंटे है, बीसीजी का है तो 1 साल, लेकिन 28 दिन तक लगाना सबसे अच्छा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीसीजी को लगाने का सबसे अच्छा समय कितने समय तक माना जाता है? 28 डेज तक माना जाता है। अच्छा देखिए, एक फ्रैक्चर से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रैक्चर बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चों में। और जो जोड़ है, जैसे टखने का जोड़ है, केहूनी का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, वहाँ पर हम फिगर आप 8 लगा देते हैं, सिर में कैपेलाइन पट्टी लगा देते हैं। थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से केयरफुली देख लेना है। जितने भी तरह के बैंडेज पट्टियाँ होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। फर्स्ट एड में एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा या पूछ सकता है 100%। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9। एक है नेगले का नियम, दोनों को एक साथ देखेंगे, नेगले का नियम और रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 ये बर्न के केस में है, जलने के केस में है। जलने में देखेंगे तो फर्स्ट डिग्री में जलन 3 टाइप के देख लेंगे। तीसरे वाले डिग्री में जब जलन होती है, जलता है त्वचा शरीर, तो उसमें दर्द नहीं होता। सेकंड वाले में ब्लिस्टर, फफोले पड़ जाते हैं। और जब भी कोई सामान्य जलन हो तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से धोना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको ठंडे पानी से धोना देखना होगा, उसी को आंसर करेंगे आप। बाकी सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री का कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग देना होगा। रूल ऑफ 9 में क्या होता है कि पूरे शरीर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 100% मान करके, फिर इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये इमेज चाहे जैसी बनी हो, लेकिन आपको अच्छे से समझ के चलना है। गर्दन सहित पूरे सिर को ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे का मिला करके इसे हम 9% मान के चलते हैं। अगर केवल एक तरफ का पूछेगा, गर्दन सहित सिर सामने की तरफ या पीछे की तरफ, तो 4.5% 9 का आधा कर लेंगे, लेकिन पूरा 9%। हाथ में पूरा आगे पीछे का पूरा हाथ मिला करके हथेली से कंधे तक 9% होता है। यहाँ पर भी 9% हो गया। अगर हाथ में बोलेगा कि नहीं केवल एक साइड का, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा एक साइड का पूरा, तो आपको याद रखना है। अगर आधा पूछेगा हाथ का सिर्फ एक साइड का आगे या पीछे का, तो 4.5% होगा। चेस्ट में ऊपर होता है 9 और पीछे ध्यान दीजिएगा, पीछे की तरफ जो हमारा पीठ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा, तो वो भी 9-9 हो जाएगा, वो भी 9-9 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला जो पेट का हिस्सा है, ये आगे भी 9 पीछे भी 9, यानी पूरा पीठ 18%, सामने का हिस्सा पूरा चेस्ट और एब्डामिनल उधर वाला पूरा हिस्सा लेंगे तो 18। पैर में सिर्फ सामने का लेंगे तो 9% होगा, पूरा पैर आगे पीछे लेंगे तो 18% होगा। ऐसे ही दूसरा पैर भी 18% हो गया। जो प्राइवेट पार्ट वाला हिस्सा होता है,
प्राइवेट पार्ट वाला हिस्सा होता है उसको सिर्फ 1% दिया गया है और आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। तो इस बार आपसे हाथ, पैर, सिर, चेस्ट, अपर बैक, लोअर बैक, एब्डामिनल का कहीं से भी क्वेश्चन दूसरा आपको बना के दे देगा। बहुत ईजी है, आपने कितना बहुत कुछ पढ़ लिया, अगर आपने ये नहीं पढ़ा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है तो फिर सब बेकार है पढ़ना। इसको आप सभी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और इसको पूरा अगर आप ऐड करेंगे 9 9 18 9 27 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 और 63 और 18 18 36 63 36 जोड़ेंगे तो 99 होगा और एक जोड़ लेंगे तो 100। इस तरह से हमने पूरे शरीर को 100% मान करके शरीर के अलग अलग पार्ट के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर लिया। बहुत ईजी था, कुछ भी इसमें नहीं था। नेगले का नियम ईडीडी निकालने के लिए आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ देगा कि नेगले का नियम किससे संबंधित है। तो एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, प्रसव की अनुमानित तारीख। बहुत सिंपल होता है, किसी भी डेट को एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी जो अंतिम माहवारी आई होगी, जो नहीं आया उससे मतलब नहीं, उसके पहले कब आया था उसकी पहली तारीख को एलएमपी बोला जाता है। और एलएमपी में मान लीजिए आपसे एलएमपी बोला सपोज दैट 5 सितंबर मान लीजिए, ठीक है। आप कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 31 दिन का है, फरवरी 28 या 29, कुछ भी मतलब नहीं रखना। आप सीधे सीधे मान लीजिए 5 सितंबर हमने बोला आपसे, आप क्या करेंगे सीधे सीधे 5 सितंबर से 9 महीना आगे बढ़ जाइए। 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून। 5 जून पे आप आ गए। अब क्या करेंगे, आप इसमें सीधे सीधे 7 दिन ऐड कर दीजिए, बस बात ख़त्म, ठीक है। 7 दिन ऐड कर दीजिए, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 तारीख। कितना हो गया था, 5 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 12 जून ईडीडी हो गया। कोई भी तारीख देगा आप उसी तारीख को, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 12 जून या 12 अक्टूबर या 12 दिसंबर, सपोज दैट 31 दिसंबर किसी का एलएमपी है, तो आप क्या करेंगे 31 जनवरी बोलिए। मान लीजिए कोई महीना 30 का होगा तो क्या करेंगे आप, कोई बात नहीं, आप महीना आगे बढ़ते जाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तक, ठीक है। सितंबर तक आप पहुंच गए, सितंबर तक पहुंच गए आप। महीने की लास्ट तारीख है दिसंबर का, तो सितंबर के भी आप लास्ट तारीख पे पहुंच जाइए, उसमें आप 7 तारीख और ऐड कर लीजिए, 7 अक्टूबर, ठीक है। बहुत सिंपल होता है ईडीडी निकालना, कुछ भी आपको नहीं करना होता है। नेगले का नियम ईडीडी से संबंधित है और रूल ऑफ 9 बर्निंग में जलने से संबंधित है और इनके बारे में यहाँ से प्रश्न और भी पूछ सकता है। ईडीडी निकालना हो या फिर ये परसेंटेज आपसे पूछ सकता है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, मे भी कोई एक आए ना है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। ये पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इस बार आपसे ये तो नहीं पूछेगा, सिमिलर तो क्वेश्चन पूछे, मतलब सेम तो पूछेगा नहीं, हाँ सिमिलर प्रश्न आपसे किसी और पार्ट का पूछ सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए, एक हमने 4 घंटे 6 घंटे वाला बता दिया आप सभी को, जिन पर ओपन वाल पॉलिसी जिन टीकों पर लागू नहीं होती है, किन टीकों को फ्रीजर पर रखना है, किन टीकों को नहीं रखना है। अभी आप देखेंगे कि जो मीजल्स एमआर का टीका है कितने डिग्री पर रखेंगे, ओपीवी का टीका है कितने डिग्री पर रखेंगे, ये थोड़े कम टेम्परेचर पर इनको स्टोर किया जाता है, -15 से -25, इसको -40 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो टीके होते हैं 2 से 8 प्लस 2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक। और जो कोल्ड चेन की श्रृंखला जो प्रक्रिया होती है कोल्ड चेन की, वो सब सेंटर या ग्रामीण स्तर पर आते आते फेल होती है, जहाँ पर सुविधाएं कम मिलती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सब कुछ ठीक रहता है, फिर वहाँ पे देखेंगे तो ILR का, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ILR में कितने समय तक टीके सुरक्षित रह सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपसे और पूछ सकता है कि जो माँ का दूध होता है, माँ का दूध, इसको हम रूम टेम्परेचर पर कितने समय तक रख सकते हैं सुरक्षित रहेगा, तो 4 घंटे तक। अगर फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया गया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया, तो 4 महीने तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ईजी पॉइंट है, और अगर आपसे पढ़ने में अगर ये सब पॉइंट छूटे होंगे तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। यहाँ पे देखिए आप सभी, जन्म से लेकर के 28 दिन के बच्चे को सामान्य इन जनरल नवजात कहा जाता है या फिर नियोनेट कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक विवाद होता है कि न्यू बॉर्न किसको बोलेंगे, तो न्यू बॉर्न बेबी वैसे तो इन्हीं को बोल देते हैं, 0 से 28 दिन के बच्चे को ही बोल देते हैं।
लेकिन कई जगह देखेंगे तो 0 से 24 घंटे के बच्चे को भी न्यू बॉर्न बेबी कहा जाता है। न्यू बॉर्न यानी बिल्कुल अभी नया जन्मा बच्चा है। नवजात का मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ दिन का बच्चा हो सकता है। न्यू बॉर्न मतलब बिल्कुल बच्चा अभी नया जन्मा है, तो 0 से 24 घंटे। तो विवाद की स्थिति में, क्योंकि देखिए नवजात या नियोनेट की हिंदी होती है नवजात, तो न्यू बॉर्न या नवजात दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, कोई एक देगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन में। और 0 से 24 घंटे, 0 का मतलब है जन्म से, 0 से 24 घंटे या 0 से 28 दिन में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में देना चाहिए एग्जामिनर को, ताकि फिर विवाद की स्थिति ही उत्पन्न न हो। 0 से 7 दिन के बच्चे को अर्ली नियोनेट, अर्ली EARLY, अर्ली माने जल्दी, और 7 दिन से यानी 8 दिन से 28 दिन के बच्चे को लेट नियोनेट बोल देते हैं। अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं, जो पूछ चुका है, तो आपसे कुछ दूसरा पूछेगा। जन्म से 1 वर्ष के बच्चे को शिशु कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यू बॉर्न और नियोनेट दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है। अब आप सभी, मुझे किसी सिस्टर का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था नहीं सर हम न्यू बॉर्न को भी 0 से 28 दिन मान के चलेंगे। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आप मान के चलिए, किसने रोका है? लेकिन एग्जामिनर आपके हिसाब से, आपके मानने के अकॉर्डिंग तो वो आप आंसर मानेगा नहीं। अगर ये दोनों सेम होंगे तो दोनों को फिर यहाँ पे क्यों देगा ऑप्शन में? नियोनेट 0 से 28 दिन के बच्चे को बोला जाता है, न्यू बॉर्न इन जनरल 0 से 24 घंटे के बच्चे को बोलना चाहिए। ठीक है। टोडलर का मतलब होता है 1 से 3 साल का बच्चा, ये ईयर में है, 1 से 3 साल का बच्चा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 3 से 6 साल के बच्चे को प्री स्कूली एज वाला बच्चा बोलते हैं, पूर्व स्कूली उम्र बोली जाती है। 6 साल से लेकर के 12 या 13 साल, लड़कियों के लिए 12, वैसे 11 भी दिया रहता है कहीं कहीं पर, तो 6 से 12 वर्ष ही मान के चलिए इसको आप। ये हो गया स्कूली एज, स्कूली उम्र हो गया। फिर लड़कियों में 11 साल से लेकर के 17 साल तक, लड़कों में 12 साल से लेकर 18 साल तक, कहीं कहीं पर आपको 1 साल थोड़ा सा आगे भी देखने को मिल सकता है। जीन पियाजे, एरिक्सन और फ्रायड, इन 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को, वर्गीकरण को आप सभी जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये पूरा डिवीजन हो गया। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए, किस उम्र में बच्चे में अहंकार का विकास होता है? तो एरिक्सन को अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, हमने बहुत अच्छे से कई बार एरिक्सन महोदय के सिद्धांत को, उनके वर्गीकरण को पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप ये आंसर नहीं कर पाएंगे, रट के जाएंगे। मे बी क्वेश्चन सेम मिले, डिफरेंट मिले, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे देखिए एरिक्सन का पूछा भी गया है। तो एरिक्सन के वर्गीकरण, कुल 7 वर्गीकरण है इनका, और 5 हमने कहा था कि हर हाल में रट लीजिए आप सभी, लास्ट के 2 भले आप छोड़ दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आना ही आना है, बहुत सिंपल है, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको याद करने में। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने यही नहीं पढ़ा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो क्या मतलब निकला? तो एरिक्सन का सिद्धांत आप सभी को हम एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और सभी 38 टॉपिक, आप ये क्लास चाहे कितनी भी लंबी बड़ी हो, इस क्लास को आप लोग प्लीज़ जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, बिना स्किप किए। हम आपको यहाँ पर नोट्स के रूप में दिखाएंगे, तभी आप पढ़ेंगे। आवश्यक तो है नहीं, आप लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं। आपके लिए रिवीजन आवश्यक है, सुनना आपके लिए आवश्यक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कहीं से भी, बुकों में या कहीं पर भी, कुछ क्वेश्चन आपको विवादित या रॉन्ग भी लगते हैं उसके आंसर में आदि में, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है 100%, 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी हर प्रश्न का आंसर सब कुछ आपको बिल्कुल हम सही से बताएं। कुछ मत करिए, सिंपल आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं से आपको कोई नोट्स खोजने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देख लीजिएगा। जन्म से 1 वर्ष के बच्चे के लिए शिशु देखभाल करने वालों पर आप केवल इसी का स्क्रीनशॉट लेके, मैं आपको स्क्रीनशॉट मैं भी देखिए ले रहा हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट केवल लेके रख लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। फिर से देख लीजिएगा। जन्म से 1 साल के बच्चे के लिए देखभाल करने वालों पर भरोसा करना सीखता है शिशु। विश्वास बनाम अविश्वास बोला जाता है। आपसे पूछेगा विश्वास बनाम अविश्वास किस में है, किस आयु वर्ग में है, या फिर आयु वर्ग पूछ करके ये किससे संबंधित है। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। 1 से 3 साल टोडलर एज में देखा जाता है, बच्चा आत्मनिर्भरता विकसित करता है, खुद खाना चलना। बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए प्लीज़ अभी आप लोग हमारे साथ, और अच्छे से इसको याद कर लीजिए अभी के अभी। पहल बनाम अपराध बोध। 3 से 6 साल के लिए के बच्चों के लिए, प्री स्कूली एज के लिए, बच्चा अपने कार्यों की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना सीखता है।
उद्यम बनाम हीनता 6 से 12 साल, स्कूली एज, स्कूली उम्र बोला जाता है इसी को। स्कूल और सामाजिक गतिविधियों में क्षमता महसूस करना। उद्यम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, 12 से 18 साल किशोरावस्था के लिए हो गया, एडोलेसेंस के लिए हो गया। अपनी पहचान और उद्देश्य खोजना। फिर देखेंगे आगे तो युवा वयस्कता। आप चाहे, हमने ये बस ये कहा था आप कम से कम ये 5 तो याद कर लीजिए। अगर आप सारे पढ़ लेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे कहने से 5 पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, एग्जामिनर न दे वो अलग बात है। मेरे हिसाब से हमें, जहाँ तक मुझे लग रहा है 100% क्वेश्चन आएगा। हमेशा अगर आपको सक्सेस पाना है लाइफ में, सिलेबस को, अपने रिवीजन के पॉइंट्स को, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करके रखिए। जो पढ़ना आपको, जो नहीं पढ़ना है उनको कभी मत पढ़िए, ठीक है। इन्हें आप बार बार देख लीजिएगा इस चीज़ को। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था शर्म और संदेह को लेकर के, ये वाला, तो 1 से 3 साल के बच्चे के लिए हो गया। बच्चा आत्मनिर्भरता विकसित करता है इस उम्र में। तो इस बार हो सकता है आपसे विश्वास बनाम अविश्वास से पूछ ले, पहल बनाम अपराध बोध से पूछ ले, उद्यम बनाम हीनता से पूछ ले आपसे, पहचान बनाम भूमिका भ्रम से आपसे पूछ ले। इसके आगे नहीं पूछना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं निकलता। आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाएगा तो इसके आगे नहीं जाना चाहिए। बाकी आप चाहें तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा आप सभी। सत्यनिष्ठा बनाम निराशा, वृद्धावस्था की बात हो गई। उत्पादकता बनाम ठहराव, तो उत्पादकता यानी जब व्यक्ति कमाना खाना करता है तो वही जो एडल्ट से आगे प्रौढ़ की अवस्था होती है, बिल्कुल कॉमन सेंस भी लगा लेंगे तो समझ जाएंगे। आत्मीयता बनाम अलगाव, युवा वयस्क अवस्था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे के जो तीनों है, बस आपको इन 5 को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए आप सभी, स्तनपान से क्वेश्चन तो आपसे आने ही आने हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, विशिष्ट स्तनपान या अनन्य स्तनपान, दोनों एक ही बात है। या अनन्य स्तनपान, इसका सीधा सा मतलब होता है कि शुरुआत के, बच्चे के जन्म से लेकर के 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध बच्चे को दिया जाना चाहिए। 1 वर्ष की उम्र तक बच्चे को शहद नहीं दिया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद पूरक आहार की शुरुआत करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, बच्चे को जो माँ का दूध मिलता है, उस माँ के दूध में जैविक आयरन होता है। अगर किसी ने कहा नहीं होता है तो बच्चे उस फिर क्या बोले आगे हम, ठीक है। आयरन होता है, जैविक आयरन होता है, जैविक उपलब्धता आयरन की होती है माँ के दूध में। 6 महीने के बाद पूरा नहीं पड़ेगा तो भोजन से भी आयरन बच्चे को लेना पड़ेगा। तरल पदार्थों से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री या जो पूरक आहार शुरू करते हैं 6वें महीने के बाद से, इसी को कहा जाता है वीनिंग। वीनिंग क्या होता है? 6वें महीने के बाद से बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ सप्लीमेंट्री पूरक आहार की भी शुरुआत कर देते हैं। और 2 साल तक कम से कम स्तनपान कराना चाहिए माँ को। स्तनपान कराने से एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी स्तनपान माँ करा रही है, एमेनोरिया क्या होता है? पीरियड का ना आना। तो स्तनपान से 6 महीने तक माँ को प्रेगनेंसी से बचाव मिल सकता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया बोला जाता है। लैक्टेशन माने होता है वही स्तनपान, स्तनपान से संबंधित है। माँ के दूध में पाए जाने वाले शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। माँ के दूध में जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब लैक्टोज के फॉर्म में शिशु को मिलेगा। बच्चा लैक्टोज का ही पाचन कर पाता है, शिशु, ठीक है। तो दूध की शर्करा लैक्टोज होती है। लैक्टोज एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड में लैक्टोज आता है, माल्टोज है और सुक्रोज है। मोनोसैकराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, 3 आप उसको याद कर लीजिए, 3 इसको याद कर लीजिए। फिर से सुन लीजिएगा, मोनोसैकराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकराइड लैक्टोज, माल्टोज अनाज की शर्करा होती है, सुक्रोज चीनी को बोलते हैं। पॉलीसैकराइड जहाँ पे बहुत सारे मोनोसैकराइड मिलके, डाई में तो 2 ही मिलेंगे, डाई या फिर ओलिगोसैकराइड पूछेगा तब भी आप यही आंसर कर सकते हैं। पॉलीसैकराइड में जब कई मोनोसैकराइड मिलके बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, तो पॉलीसैकराइड में केवल 2 याद कर लीजिए, ग्लाइकोजन और स्टार्च, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से बन सकता है मे बी। अब देखिए, बीसीजी हेपेटाइटिस और ओपीवी का हम बता रहे थे, जब आपको वहाँ पे बताना छोड़ गया था।
सबसे पहला टीका बच्चे को कौन सा लगाएंगे? बच्चे के लिए सबसे पहला वैक्सीन क्या होता है? इसमें क्यों कन्फ्यूजन? कोलोस्ट्रम करेंगे आप आंसर सीधे सीधे। इसमें क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है? कोलोस्ट्रम में IgA पाया जाता है, ये भी तो इम्यूनिटी है। और टीकों से मिलता क्या है बच्चे को? किसी को भी इम्यूनिटी ही तो मिलती है, प्रतिरक्षा ही तो मिलता है। तो कोलोस्ट्रम में IgA भरपूर मात्रा में होता है। फिर जब आगे कोलोस्ट्रम 3 से 4 दिन, 4 दिन का दूध मान लीजिए, अधिकतम 5 दिन तक का। उसके बाद फिर ट्रांजिशनल मिल्क स्टार्ट हो जाता है 14 दिन तक। 14 दिन के बाद जो दूध माँ का स्तनपान, जो स्तन का दूध होता है, उसको बोलते हैं मैच्योर्ड मिल्क या फिर परिपक्व दूध। परिपक्व दूध में फिर देखना होता है हिंड मिल्क, फोर मिल्क। पहले फोर मिल्क शुरुआती जो दूध पतला होता है, बच्चे की प्यास मिटाएगा। अंत में जो स्तनपान के दौरान अंत में जो बच्चा दूध पीता है माँ का, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें कैलोरी वसा सब ज़्यादा होती है, वो बच्चे की भूख मिटाता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सरल सरल प्रश्न है। आप कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, कुछ भी आपके लिए एग्जाम में कठिन नहीं होगा। तो बच्चे के लिए सबसे पहला वैक्सीन कोलोस्ट्रम। लेकिन बच्चे को सबसे पहले कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तब आप हेपेटाइटिस बी कर सकते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी BCG में कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट कर लीजिएगा, हम दोबारा से चेक कर लेंगे, फिर से बार बार चेक कर लेंगे। हमें लग रहा है हेपेटाइटिस बी ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी में देखेंगे शिशु या नवजात को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? कितनी बार? 8 से 12 बार। यानी कि हर 2 से 3 घंटे में बच्चा अगर सोया हो, जगा करके स्तनपान कराइए। अगर आप ये सोचें नहीं बच्चा सो रहा हो, उसको डिस्टर्ब ना करें, स्तनपान नहीं कराएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को जगा करके स्तनपान कराइए, फिर सुला दीजिए। वैसे भी जो नवजात होता है 16 से 18 घंटे तक सोता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता जाएगा, सोने के घंटे कम होते जाएंगे। और जो बच्चे के मस्तिष्क का, ध्यान दीजिएगा, बच्चे का जो मस्तिष्क का जन्म के बाद ब्रेन का सबसे अधिक जो विकास होता है शैशवावस्था में होता है। 0 से 1 साल में, जन्म से 1 साल की उम्र में होता है। बच्चा जितना सोएगा, मतलब जितना सोना चाहिए, पर्याप्त बच्चा सोएगा, उसका उतना ही मानसिक विकास अच्छा होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में भी बन जाए तो आपको शैशवावस्था याद रखना है। 8 से कम 8 बार स्तनपान 24 घंटे में कराना चाहिए, अधिकतम 12 बार तक कराना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में स्तनपान माँ को कराना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी है 30 मिनट के अंदर स्तनपान करा सकते हैं। सिजेरियन में थोड़ा बहुत समय लग जाता है कभी कभी, लेकिन आमतौर पर 1 घंटे के अंदर, एज पर WHO रिकमेंडेशन भी देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए बच्चे को। कोलोस्ट्रम के बाद आने वाले दूध, स्तन के दूध को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन कालिक दूध बोलते हैं। और उसके बाद के दूध को क्या बोलते हैं? और ये दूध कब से कब तक देखा जाता है? कोलोस्ट्रम होता है 4 दिन तक, जन्म से 4 दिन या कभी कभी 5 दिन तक हो सकता है। यहाँ से लेकर के 14 दिन तक का जो दूध होगा, इसको बोलेंगे अवस्था परिवर्तन कालिक दूध। 2 सप्ताह, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर, 2 वीक्स के बाद ही माँ के दूध को मेच्योर्ड मिल्क कहा जाता है, परिपक्व दूध कहा जाता है। परिपक्व दूध में 2 प्रकार होते हैं। बच्चा मान लीजिए 10 मिनट तक स्तनपान किया, तो शुरुआत में स्तनपान के दौरान बच्चे को जो दूध माँ से प्राप्त होता है उसको कहते हैं फोर मिल्क। और अंत में जो स्तनपान के दौरान जो बच्चा अंत में दूध माँ से प्राप्त करता है उसे बोलते हैं हिंड मिल्क। फोर मिल्क बच्चे की प्यास मिटाता है, ये दूध पतला होगा, इसमें कैलोरी कम होगी। और हिंड मिल्क में कैलोरी ज़्यादा होती है, जो कि बच्चे की भूख मिटाता है। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, फोर मिल्क, हिंड मिल्क, मैच्योर मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क, कोलोस्ट्रम क्या होता है, इसको हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था, बहुत ही ईजी प्रश्न था, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। सिरिंज का तो हमने पूरा इमेज दिखा करके कितनी बार बताए होंगे। प्लंजर कहाँ पे होता है, नोजल कहाँ पे होता है, बैरल कहाँ पे होता है, एडी सिरिंज क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूट करने के लिए कितने ml की सिरिंज यूज करते हैं, एडी सिरिंज कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ बता चुके हैं। एक देखेंगे कि जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज इस्तेमाल किया जाता है, TST करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है, मॉन्टॉक्स परीक्षण को ही बोला जाता है। TB वाले में स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। इसमें जब 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी आया ना, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, किसका लक्षण है? TB के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके जीवाणु का नाम है। TB रोग के लिए देखेंगे, TB रोग को ही तपेदिक रोग कहते हैं।
24 मार्च को, हर साल 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। तो टीबी रोग में 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी आएगी तो टीबी रोग हो सकता है, लेकिन पहले स्क्रीनिंग टेस्ट मंटॉक्स करेंगे। इसमें आईडी, ध्यान दीजिएगा, आईडी लगाया जाता है इंजेक्शन। उसमें देखा जाता है ट्यूबरकुलिन डालने के बाद त्वचा में देखा जाता है, उसकी सूजन की मात्रा देखी जाती है, और फिर बाद में स्पुटम और सीटी स्कैन के द्वारा कन्फर्म किया जाता है कि टीबी रोग है या नहीं है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 23 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और बहुत सारे दिवस हैं। थोड़ा सा इसको हमने नोट्स डाला था इसका भी। सभी जितने भी बीमारियां होती हैं, सभी बीमारियों के लिए उष्मायन अवधि का भी हमने नोट्स डाला हुआ था, सभी बीमारियों के लिए। तो ये सब चीज़ें आप गलती मत करिएगा एग्जाम में। फिर देखिए, एक प्रश्न आपके यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, हर हाल में, मैं 100% कह रहा हूँ, यह प्रश्न आने वाला है। नर्सिंग के चरण, नर्सिंग के 5 चरण, ADP, हमने ऐसे ट्रिक में बताया था कि आप भूले नहीं कभी। ADPIE, ए का मतलब होता है असेसमेंट, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप अंग्रेजी में समझ जाएंगे। असेसमेंट माने हो गया आकलन। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसमें दूसरी अवस्था कौन है नर्सिंग चरण में, पहली अवस्था कौन है, अंतिम अवस्था कौन है, इनमें से कौन सा नर्सिंग की अवस्था हो सकती है। 3 कोई और ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन देगा, इन 5 चरण में से कोई एक का नाम दे देगा। दूसरी अवस्था होती है डायग्नोस, माने निदान होता है। बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस आपको याद रखना है। P का मतलब होता है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। I का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कार्यान्वयन करना, कार्यान्वयन करना। और सबसे अंत में होता है इवेलुएशन, मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से 100% आएगा। आधा मिनट नहीं लगा आपको पढ़ने में, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो क्या फ़ायदा निकला। अच्छे से देख लीजिए इसको आप सभी। और हमारी देखिए पूरी कोशिश होती है, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं तो हम उसके अलावा कोई और एग्ज़ाम पकड़ते भी नहीं उस टाइम पे, सिर्फ उसी की तैयारी करवाते हैं अच्छे से। और हमारा हमेशा फोकस होता है सिलेबस को पकड़ना अच्छे से, सिलेबस को छोड़ के बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना। और प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर तरह के प्रश्न हम कराते हैं। एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न देगा, सारे प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, नर्सिंग के 5 चरण। आगे देखिए PHC, वो प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं कर रहे थे। PHC प्राइमरी हेल्थ केयर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा अलमाटा सम्मेलन से। अलमाटा सम्मेलन किससे संबंधित है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर से संबंधित है। इसकी पहली बैठक हुई 1978 में, इसकी दूसरी बैठक 50 साल के बाद हुई थी 2018 में। छोड़ दीजिए इसको यहीं पे। भोरे समिति का संबंध किससे है? 1953 में बनी कमेटी, 56 में रिपोर्ट दिया इन्होंने। भोरे समिति का संबंध है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से। भोरे समिति का एक अन्य नाम और क्या है? देखिए, भोरे समिति और मुदालियर समिति दोनों का नाम लगभग सेम है, थोड़ा सा केवल वर्ड का हेर फेर। हम इसको रफ कर दे रहे हैं, आपको फिर दोबारा से लिख के बता रहे हैं दोनों का नाम क्या है। इसको इतना याद रखिएगा, भोरे समिति प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। अलमाटा सम्मेलन भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। जैसे आप देखेंगे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये वर्ल्ड स्तर पे 1991 में आया, भारत में 92 में शुरुआत हुई, पूरी तरह से 1993 में लागू हो गया। WHO और यूनिसेफ के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो भोरे समिति का दूसरा नाम क्या है? स्वास्थ्य सर्वेक्षण। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति, और विकास समिति। और विकास की जगह, जहाँ विकास लिखा है इसकी जगह खाली कर देंगे योजना, यानी स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति। तो ये बन जाएगा मुदालियर समिति का दूसरा नाम। मुदालियर समिति का दूसरा नाम बन जाएगा।
ठीक है, बहुत ईजी है। 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन सकते हैं, भोरे समिति और अभी देखिए एक जो प्रतिरक्षा वाला है, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अब ये सब बताएँगे। जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा सब बताएँगे। बस आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक आप सभी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप सभी जितना हो सके। सभी तक क्लास आप पहुँचाएँगे तो हम आपको ऐसे ही कुछ 8-10 और भी क्लास ऐसे रिकॉर्ड करके आपको सिर्फ 1-1 घंटे का बना करके दे देंगे और पूरा 38 सिलेबस आपका निचोड़ पूरा सब कुछ हम करा देंगे, उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। ऐसे ही बाकी समितियों का भी है। थोड़ा-सा हम आपको यहाँ पर बताएँगे प्रतिरक्षा के बारे में। सबसे पहले आप सभी देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, ये प्रतिरक्षा का दूसरा नाम है। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी बोलते हैं। आईजी 5 प्रकार का होता है, आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई और आईजीएम। कभी भी कोई रोग हमला करेगा, सबसे पहली पंक्ति में या सबसे पहले आएगा आईजीएम। इसका आकार भी सबसे बड़ा होता है। रोगों के खिलाफ उसके बाद फिर संपूर्ण सुरक्षा आईजीजी देता है और ये आकार में सबसे छोटा लेकिन मात्रा में प्रतिशत में ओवरऑल इम्यूनोग्लोबुलिन में सबसे ज़्यादा होता है। और यही आईजीजी ऐसा होता है जो प्लेसेंटा को पार करके माँ से बच्चे को ये प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। आईजीएम पार नहीं कर पाता प्लेसेंटा को, जबकि आईजीजी पार कर जाता है। आईजीए माँ के दूध से मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, आईजीए इसके अलावा सीमेन हो गया, वजाइना हो गया, म्यूकस हो गया, लार हो गया, यहाँ पर ये पाया जाता है। आईजीडी श्वसन मार्ग में पाया जाता है। आईजीई एलर्जी के खिलाफ कार्य करता है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक एलर्जेन, एलर्जेन को से बचाता है शरीर को। ऐसे ही रोगों को पैदा करने वाले कारकों को पैथोजेन कहा जाता है। पैथोजेन बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। आईजीजी समझ गए आप सभी। अब हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा बहुत आसान है, कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा। प्रतिरक्षा, इसी को एंटीबॉडी भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो एंटीजन होते हैं और जो कोई रोग हमला किया हमारे शरीर पर तो उसके एंटीजन को पहचानेगा और फिर हमारा एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिरक्षा बनाएगा कि आप उस एंटीजन को, उस रोग के एंटीजन से लड़िए, उसको समाप्त करिए। और ध्यान दीजिएगा, एक होता है डिसइंफेक्शन, ध्यान दीजिएगा डिसइंफेक्शन, विसंक्रमण। विसंक्रमण माने होता है रोगाणु को अधमरा कर दो या रोगाणु को साफ कर दो। और एक होता है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे स्टरलाइजेशन को? स्टरलाइजेशन ही भी आप समझ के रखिए। स्टरलाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? स्टरलाइजेशन का मतलब होता है उस रोगाणु को ही मार देना, समाप्त कर देना, पूरी तरह से उसका खात्मा कर देना। ठीक है, अंतर समझ में आ गया? डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। और एक होता है स्टरलाइजेशन की विधि गर्भ निरोधक में। बहुत सारी विधियां होती हैं और अस्थाई अस्थाई में। अस्थाई विधियां पुरुष के लिए और महिला के लिए, इसी को स्टरलाइजेशन बोला जाता है। अस्थाई गर्भ निरोधक विधि को भी स्टरलाइजेशन बोला जाता है। अस्थाई विधियों में बहुत सारी विधियां, उनको हम अलग से चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली होती है उपार्जित, एक्वायर्ड, इसी को हम बोलते हैं सक्रिय। दूसरी होती है सहज, इसी को हम बोल देते हैं निष्क्रिय। ज़्यादा आपको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाए बस। इसको बोलेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब आगे ध्यान से देखिए आप सभी। सक्रिय प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी आप मत कंफ्यूज होइएगा। उपार्जित दिख जाए तो आप सक्रिय प्रतिरक्षा आंसर कर देंगे तुरंत। अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक्टिव बोलेंगे सक्रिय को, और निष्क्रिय को पैसिव बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी हम दोनों बोल देते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन अभी देखिए, जो MCQ हमारा है 10,000, हालांकि समय तो है नहीं, 399 का हमने उसका कास्ट रखा था। अगर आपको किसी को देखना हो, आप कुछ कम ज़्यादा फीस पे करके, ज़्यादा तो नहीं, कम फीस पे करके भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आपको देखना हो तो 2-4 दिन में आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिए अपना। टेलीग्राम बस होना चाहिए, आप चलाते हो टेलीग्राम पर, ये ग्रुप में सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, अभी आपको दिखाएंगे भी हम।
तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9315707758 पर 9315707758 पे कभी भी मैसेज करके आप तुरंत परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप फोकस करिए, आप सभी जितना हो सके जो पढ़े आप रिवीजन कर लीजिए। बाकी हम आप नहीं बोलेंगे कि आप कहीं से भी कोई भी बैच लीजिए, समय कहाँ बचा है, बस आपने जो पढ़ लिया है उसी को रिवीजन कर लीजिए अच्छे से बार बार। सक्रिय प्रतिरक्षा आप समझिए, जो प्रतिरक्षा हम ग्रहण करते हैं डायरेक्टली, हमारे शरीर ने जो प्रतिरक्षा बना ली, ग्रहण कर ली, वही हो गया सक्रिय प्रतिरक्षा। बात खत्म। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप सभी। सक्रिय में दो प्रकार होते हैं। अगर हमें कोई टीका या वैक्सीन नहीं लगा है, हमारे वो शरीर पर रोगाणु ने हमला कर दिया, जैसे मम्स की बीमारी है गलसुआ की, और एक बीमारी होती है चिकन पॉक्स की जिसे हम कहते हैं छोटी माता। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना, बीमारी ने हमला किया, फिर शरीर हमारा अपने आप उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है, आजीवन लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो रोगाणु ने हमला किया और उसके फलस्वरूप हमारे शरीर ने प्रतिरक्षा विकसित कर ली, इसको बोलेंगे प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। और अगर हमें कोई वैक्सीन लग गया, बच्चे को कोई वैक्सीन लगा दी गई और बच्चे को प्रतिरक्षा मिल गई सक्रिय, इसे बोलेंगे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी जो प्रतिरक्षा उसी शरीर में बनती है, चाहे वैक्सीन लगा करके चाहे रोगाणु के रोग के हमला करने के बाद, उन दोनों प्रतिरक्षा को सक्रिय बोलेंगे। बस कौन प्राकृतिक कौन कृत्रिम ये आप समझ गए होंगे। और ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी और बॉडी में तैयार हुआ हो, रेडीमेड, आपसे एग्जाम में पूछेगा रेडीमेड प्रतिरक्षा को हम किस नाम से जानेंगे। रेडीमेड का मतलब है कि प्रतिरक्षा बनी बनाई आपको मिल गई, आपके शरीर में उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बनी बनाई मिल गई, वो होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बहुत आसान है, जो आपके शरीर ने एक्वायर्ड किया, ग्रहण किया, उपार्जित किया। सक्रिय दो प्रकार से, या तो रोग के हमला करने से या फिर टीका लगने से। बच्चे का एग्जाम्पल याद रखिएगा आप सभी। रेडीमेड प्रतिरक्षा, बनी बनाई प्रतिरक्षा, इसका एग्जाम्पल पूछेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बीमारियों में, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण जो आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, माँ से बच्चे को मिलने वाली प्रतिरक्षा, चाहे IgA हो या फिर IgG हो। ठीक। अब देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है। पहला तो हो गया कि माँ के शरीर में जो प्रतिरक्षा पहले से बनी हुई है, पहले से है, और वही प्रतिरक्षा बच्चे को मिल गया, तो इसको बोलेंगे सहज या निष्क्रिय। यानी माँ से बच्चे को मिलने वाली प्रतिरक्षा, रेडीमेड प्रतिरक्षा, पहले से बनी बनाई प्रतिरक्षा, किसी और के शरीर में तैयार प्रतिरक्षा हमें डायरेक्टली प्राप्त हो गई, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो माँ के शरीर से सीधे सीधे बच्चे को प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, और इसे कहते हैं प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और मान लीजिए माँ को वैक्सीनेशन दिया गया, उसके बाद माँ के शरीर में कोई इम्यूनिटी बनी और वही इम्यूनिटी उसके बच्चे को मिल गई। मिली तो माँ से है, निष्क्रिय ही है जो माँ से बच्चे को मिला, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से मिला, तो उसको बोलेंगे कृत्रिम निष्क्रिय। यानी बच्चे के शरीर में डायरेक्टली तो बना नहीं, माँ के शरीर में बना प्रतिरक्षा, टीका के फलस्वरूप अब बच्चे को प्राप्त होगा तो कृत्रिम हो गया। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है, बस आपको समझ में आ गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन आपसे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, या फिर दस्त के लिए जो हम तरल चिकित्सा करते हैं, सब एक ही नाम है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ORS को किस किस नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, गलत मत करिएगा आप लोग। होता क्या ना, हम लोग बहुत डीप में पढ़ लेते हैं, लेकिन सिंपल सिंपल चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं, एग्जाम में फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। ORS का पूरा नाम आप सभी को पता है, इसके कंपोनेंट देख लीजिए, और WHO ORS की बात हम करेंगे यहाँ पे। पहला सोडियम क्लोराइड, इसकी मात्रा होती है 2.6 ग्राम। दूसरा होता है पोटेशियम क्लोराइड, इसकी मात्रा होती है 1.5 ग्राम। तीसरा होता है ट्राई सोडियम सिट्रेट, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ट्राई सोडियम, खाली लिख देते हैं, सोडियम सिट्रेट। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट हैं, साल्ट हैं, इसकी मात्रा होती है 2.9 ग्राम।
और तीसरा होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को कभी कभी डेक्सट्रोज भी लिख करके दे देगा आपसे, डेक्सट्रोज। इसकी मात्रा होती है 13.6 ग्राम। और ORS के WHO ORS के एक पैकेट का वजन होता है 20.5 ग्राम। अब देख लीजिए आप सभी कि आधा मिनट में आपको हमने सब कुछ बता दिया, आपको हमने ORS के बारे में। इसको 1 लीटर या फिर 1000 ml पानी में घोलना होता है। 24 घंटे तक ही इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अधिकतम। सब कुछ बता दिया हमने ORS के बारे में। इसका फुल फॉर्म भी आपको हमने बता दिया, इसके कितने नाम हैं हमने वो भी आपको बता दिया। तो 1 मिनट के अंदर आपको ORS के बारे में सब कुछ पता चल गया। कब देते हैं? डायरिया में देते हैं, दस्त में देते हैं। बच्चे को जिंक के साथ में दिया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाते हैं। जिंक की खुराक भी आगे बताएंगे आपको। ठीक है, सब कुछ समझ गए। तो ये सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम होता है इस पैकेट, एक पैकेट में, और एक बार में एक पैकेट घोलना होता है 1000 ml में। ध्यान दीजिएगा, 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर पानी में एक पैकेट पूरा घोल देंगे। 24 घंटे तक इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद नहीं। पोटेशियम क्लोराइड कितनी खुराक होती है, कितना इसमें उसका कंपोनेंट, कितना कंपोजिशन उसका होता है। डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। या निम्न में से कौन शामिल है ORS में, या फिर इसकी कितनी मात्रा होती है WHO ORS के एक पैकेट में। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। आगे देख लीजिए आप सभी। सब सेंटर 3 से 5 हजार की आबादी को कवर करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20,000 से 30,000 की आबादी को कवर करता है। जो ज़्यादा जनसंख्या है वो मैदानी क्षेत्र के लिए, जो कम जनसंख्या है पहाड़ी, आदिवासी, रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80,000 से लेकर के 1,20,000 की आबादी को कवर करता है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार फिर से पूछेगा आपसे, पूछ सकता है। बहुत ही आसान है। और आंगनवाड़ी को 1000 की आबादी पर नियुक्त किया जाता है। आंगनवाड़ी। आशा का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 2005 में जब NHM आया था या फिर NRHM आया था, तो उसी के साथ में आशा की संकल्पना। और आंगनवाड़ी वर्कर ICDS के अंतर्गत कार्य करती है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, समेकित बाल विकास सेवाएं, 1975 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, हमने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे। अभी सब सेंटर PSC CSC के बारे में आपको और बताएंगे। एक है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य, RBSK, RKSK और RBSK, राष्ट्रीय बाल, क्या बोलेंगे इसको, फुल फॉर्म बताइए आप सभी। एक आया था 2013 में, एक आया था 2014 में। ये 10 से 19 साल के बच्चों के लिए है और ये 0 से 18 साल के बच्चों के लिए। पहले आपको उम्र ही क्लियर करना पड़ेगा, कब आया था आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, हमने आपको इसके बारे में जितना बता दिया, इससे बाहर नहीं पूछेगा। एज लिमिट याद रख लीजिएगा। और ये ऐसे ही जननी सुरक्षा योजना 2005 में आया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में आया था। ये सब बहुत इजी है। पोलियो 1995 से, टीकाकरण 1985 से, और उसके पहले EPI भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा रुक जाइए, हम थोड़ा आगे चले जाएंगे, फिर वहाँ पे छूट जाएगा टॉपिक। अभी वापस जाएंगे हम टीकाकरण पे। पहले यहाँ पे देख लीजिए आप सभी, ध्यान दीजिएगा। सब सेंटर 6 होते हैं PSC के अंतर्गत, और 4 PSC होते हैं 1 CSC के अंतर्गत। 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक CSC के नीचे कितने PSC, 4 PSC, या फिर कितने PSC के लिए रेफरल पॉइंट CSC होता है। तो 4 PSC के लिए रेफरल, हम नहीं कहते कि अब यहाँ से बड़े अस्पताल में रेफर कर दीजिए मरीज को, तो रेफरल पॉइंट उसी को बोला जाता है। तो एक CSC के नीचे 4 PSC, और 4 PSC के लिए रेफरल पॉइंट 1 CSC। एक PSC के नीचे 6 सब सेंटर, और 6 सब सेंटर के लिए रेफरल पॉइंट 1 PSC होता है। अब दूसरी चीज़ आप सभी देखिए, आगे देखिए, स्टाफ की संख्या, बेड आदि, ये सब चीज़ें बहुत है। सब सेंटर में 2 टाइप के होते हैं, टाइप A होता है, टाइप B होता है। टाइप A में प्रसव की सुविधा नहीं होती है, टाइप B में प्रसव की सुविधा होती है।
पीएससी में भी टाइप ए और टाइप बी होता है। टाइप ए में डिलीवरी होती है लेकिन 20 से कम रहेगा। टाइप बी में डिलीवरी होती है, संख्या प्रति महीने डिलीवरी की संख्या 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। बस ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब जहाँ पे टाइप बी, जहाँ पे डिलीवरी होगी तो यहाँ पर एक बेड तो रखना पड़ेगा, तो टाइप बी में एक बेड भी रखना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम आपको बताते चलेंगे ऐसे ही। ये रेफरल पॉइंट आप सभी समझ गए होंगे, इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कितनी आबादी पर इनका गठन किया जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है? 4 को। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल पॉइंट के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काम करता है, तब भी आंसर 4 होगा। ठीक है, प्रश्न हमने 2 तरह से बना दिया और एग्जामिनर भी 2 तरह से प्रश्न बना सकता है, आप तैयार रहेंगे। ऐसे ही आपसे इस बार ऐसे भी पूछ सकता है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नीचे कितने सब सेंटर होते हैं? 6 होते हैं। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नीचे कितने सब सेंटर होते हैं? पीएससी ने पूछ के सब सेंटर पूछ ले तो एक पीएससी के अंतर्गत होते हैं 6 सब सेंटर, और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 पीएससी, एक पीएससी में 6 सब सेंटर, तो 4 पीएससी में 24 सब सेंटर, तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ऐसे भी पूछ सकता है कितने सब सेंटर के लिए, रेफरल पॉइंट तो जस्ट ऊपर के लिए ही पूछेगा, लेकिन हाँ नीचे कितने सब सेंटर या उप केंद्र है वो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अब आगे देखिए आप सभी, एक भोजन होता है संरक्षी प्रोटेक्टिव और एक भोजन होता है निर्माणकारी। निर्माणकारी भोजन को कहा जाता है प्रोटीन और संरक्षी भोजन को कहा जाता है विटामिन। विटामिन बीमारियों से रक्षा देगा, यानी कि प्रतिरक्षा विकसित करेगा, बी ऑप्शन हो गया। निर्माणकारी भोजन प्रोटीन जो कि शरीर बनाएगा, निर्माण करेगा, वृद्धि विकास के लिए, कोशिकाओं के ऊतक के मरम्मत के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, नई कोशिकाओं ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो निर्माणकारी भोजन प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ विटामिन सी भी कार्य करता है। विटामिन सी भी आपसे ऑप्शन में दे सकता है। और विटामिन देखेंगे तो सारे के सारे विटामिन प्रोटेक्टिव या बीमारियों से बचाने वाले संरक्षी भोजन कहे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायता करता है? धूप का विटामिन, सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। और आयरन के अवशोषण में विटामिन सी सहायता करता है। अच्छा देखिए, जो फोलिक एसिड दिया जाता है, फोलिक एसिड, विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। या तो प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले से स्टार्ट करके प्रेगनेंसी के बाद 3 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो इसकी खुराक होती है 400 माइक्रोग्राम है। और चौथे महीने से जो IFA दिया जाता है, इसमें फोलिक एसिड की खुराक होती है 500 माइक्रोग्राम। हमने सिंबल बना दिया माइक्रो का, आप पूरा माइक्रोग्राम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये खुराक थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। और IFA की एक टैबलेट लेनी होती है, लाल रंग का होता है। चौथे महीने से स्टार्ट करते हैं प्रसव तक, यानी 180 दिन शुरू में, और प्रसव के बाद स्तनपान के दौरान भी 180 दिन यानी 6 महीने तक इसका सेवन 1 गोली पर डे किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम भी तो दिया जाता है इसी दौरान, IFA के दौरान। कैल्शियम की 2 गोली देनी होती है 500 mg का, यानी पर डे की जो खुराक हो गई 1 ग्राम या फिर 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम में ही 1 ग्राम होता है, तो या तो आधा ग्राम कह लीजिए 500 मिलीग्राम को, या फिर 500 मिलीग्राम कह लीजिए। 1 गोली का जो खुराक हो गया, 2 गोली लेना होता है पर डे, चौथे महीने से प्रेगनेंसी में, और प्रसव स्तनपान के दौरान भी 6 महीने तक। प्रेगनेंसी में कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो 300, इतना ठीक है, बस इतना आप याद रख लीजिए, ठीक है। और स्तनपान के दौरान शुरुआत के 6 महीने के लिए 600 किलो कैलोरी, और बाद के 6 महीने यानी 7 महीने से लेकर के 12 महीने तक ये लगभग होता है 510 किलो कैलोरी। तो कम से कम 600 तो आपको याद रखना ही है हर हाल में।
यहाँ पे 300 को याद रखना है और जितने भी RDA हैं सब के सब हमें ICMR के अकॉर्डिंग पढ़ना है 2020 के अनुसार। 2010 वाला पहले पूछा गया था आपके पिछले वाले एग्जाम में, इस बार 2020 के अकॉर्डिंग पूछेगा। तो आप सब नहीं रट पाए तो कम से कम कुछ तो याद कर लीजिए। सब रटना अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो, कितना समय बचा है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। एक क्वेश्चन यहाँ से आया कि नहीं है पता नहीं, लेकिन आप उसी में समय ख़राब कर दिए अपना। तो इतना भी परेशान ना होकर नहीं पढ़ना होता, बस स्मार्टली पढ़िए। जो आपने पढ़ा है पहले से, जो आपको याद है उनको रिविजन करिए। बस 2-4 पॉइंट देख लीजिए जितना हमने आपको अभी बता दिया। फोलिक एसिड की खुराक कितनी होती है, अच्छा एलिमेंटल आयरन की खुराक कितनी होती है, IFA में आयरन की खुराक कितनी होती है, 60 मिलीग्राम होती है। IFA क्या है, जो प्रसव के 6 महीने पहले से प्रसव के बाद 6 महीने तक सेवन करना होता है पर डे 1 गोली। और IFA यानी आयरन फोलिक एसिड की गोली के साथ कैल्शियम या दूध को कभी नहीं लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो विटामिन सी या कुछ तरल पदार्थों के साथ ले सकते हैं, लेकिन विटामिन सी के साथ लेने पे ज़्यादा प्रॉपर अवशोषण होगा। और भारतीयों में आयरन डिफिशियंसी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भोजन के बाद चाय पीने की प्रथा। चाय क्या करता है, आयरन के अवशोषण को घटाता है। तो भोजन के बाद कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए। चाय ये कितना होता है, 500 माइक्रोग्राम। और जो खाली फोलिक एसिड ही दिया जाता है उसकी खुराक होती है 400 माइक्रोग्राम, जो कि प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले से ले सकते हैं चिकित्सक की सलाह पे, और प्रेगनेंसी होने के 3 महीने बाद तक सेवन कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। अब ये देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। इसको हम 2 तरह से देखेंगे। ऐसे अमीनो अम्ल जो हमें भोजन से लेने पड़ते हैं, भोजन से हमें लेना पड़ेगा, इसका मतलब है कि शरीर में नहीं बनेंगे, उन्हें कहेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल। ध्यान दीजिएगा, जो शरीर में नहीं बनेंगे उन्हीं को तो भोजन से लेना पड़ेगा, उन्हें बोलेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल। और ऐसे एमिनो अम्ल जो शरीर में बन जाते हैं तो उन्हें भोजन से क्यों लेंगे फिर आप। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछेगा कि ऐसे अमीनो अम्ल जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती कौन से अमीनो अम्ल होते हैं, तो गैर आवश्यक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में बनते हैं, तो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। या फिर आपसे पूछेगा ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं, भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं, भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो गैर आवश्यक हो गए। ठीक है, इस बार आपसे पूछ सकता है कि ऐसे एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, भोजन से लेना ही पड़ेगा, भोजन से लेंगे तो आवश्यक हो गया भोजन से लेना। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और कुल आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या 9 होती है। लाइसिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, ऐसे करके 9 के नाम आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। थियोनीन है, मेथियोडिनीन है, ऐसे करके पूरे 9 है। ट्रिप्टोफेन है, 3 6 हो गया, 2 इसमें 3 और है, तो पूरे 9 के 9 एमिनो अम्ल के नाम आप याद रख लीजिएगा। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है, कौन नहीं है, कुछ भी करके पूछ सकता है। तो 9 आप याद रख लेंगे, उनके अलावा जो भी एमिनो अम्ल मिलेंगे सभी के सभी गैर आवश्यक होंगे। ऐसे ही आवश्यक वसी अम्ल भी आपसे पूछ सकता है। आवश्यक वसी अम्ल केवल आपको 2 नाम याद रखना है। पहला हो गया ओमेगा 3, दूसरा हो गया ओमेगा 6। ठीक है, लिनोलेनिक अम्ल हो गया, एक हो गया अल्फा लिनोलेनिक, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, दूसरा हो गया लिनोलेनिक अम्ल। उसी का दूसरा नाम है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। बस ये 2 ही नाम आपको याद रखने होते हैं आवश्यक वसी अम्ल में। प्रोटीन का सरलतम रूप या प्रोटीन टूटने के बाद एमिनो अम्ल बनता है। फैट या वसा टूटने के बाद वसी अम्ल बनता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद शर्करा बनती है, ग्लूकोज बनता है, सैकराइड बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व केवल 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनके अलावा कोई भी पोषक तत्व, चाहे पानी हो, विटामिन हो, खनिज तत्व हो, फाइबर हो, फाइबर को राफेज भी बोला जाता है फाइबर को,
फाइबर केवल आंतों की सफाई करता है, आंतों का सहायक, आंतों का मित्र कहा जाता है इसे। ये पचते नहीं हैं। केवल ये 3 ऊर्जा देंगे, बाकी सभी ऊर्जा न देने वाले पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण है ना आपके सिलेबस में, बहुत आसान है, ठीक है। प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, बाकी में नहीं मिलता है। विटामिन बी में मिलता है और प्रोटीन में मिलता है, बाकी में बाकी में नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। पानी ये केवल विलायक के रूप में कार्य करते हैं परिवहन के लिए। विटामिन बीमारियों से सुरक्षा देते हैं। खनिज लवण जितनी भी तरह के शरीर में एंजाइमेटिक या हार्मोनल जो भी क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको उत्प्रेरित करता है, उनमें सहायता करता है। बस इतना आपको याद रख लेना है। शरीर की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व इन तीनों में से ही बताना होगा, तो वसा होता है, क्योंकि वसा के 1 ग्राम से 9 कैलोरी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के 1 ग्राम से लगभग 4 के आसपास ऊर्जा, 4 कैलोरी या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 ग्राम हमने प्रोटीन लिया, 3 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, 2 ग्राम हमने फैट लिया, तो टोटल कितनी ऊर्जा मिलेगी इससे। बहुत आसान है। 2 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलेगा, 2 ग्राम से 8 मिल गया किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 12 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। 2 ग्राम फैट है, हमने सिंपल एग्जाम्पल दिया है, बाकी एग्जाम में थोड़ा और भी बड़ा फिगर दे सकता है, 2 की जगह 15-20 करके के भी दे सकता है। तो क्या करेंगे, इसमें 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम से 9 मिलेगा, तो जितने ग्राम दिया रहेगा 9 से गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18 यहाँ पे कर लेते हैं, सबको ऐड कर लीजिए, 18 8 26 2 28 38 किलो कैलोरी, तो ये कुल ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे बीएमआई से पूछने की संभावना 100% रहेगी। बॉडी मास इंडेक्स, ऊपर वजन लेते हैं किलोग्राम में, नीचे लेते हैं ऊंचाई मीटर में। ध्यान दीजिएगा मीटर में लेंगे, और इसका स्क्वायर भी करना होता है, भाग देंगे तो आ जाएगा। 18.5 से लेकर के 24.99 यानी लगभग 25 तक, ये होता है स्वस्थ वजन। 18.5 से अगर कम है बीएमआई का मान, तो बोलेंगे वजन कम है। 25 से लेकर के 30 से थोड़ा सा कम, 29.9 तक, यहाँ तक अगर बीएमआई का मान है, बोलेंगे वजन ज़्यादा है। 30 से 35 तक बीएमआई अगर होगा, तो बोलेंगे मोटापा की श्रेणी 1 है, मोटापा की श्रेणी 1 है। 35 से 40 जाएंगे, मोटापा की श्रेणी 2 मिल जाएगी। 40 से ऊपर जाएंगे, मोटापा की श्रेणी 3 मिल जाएगी। मिलाने के लिए भी आपसे दे सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, बिल्कुल सरल प्रश्न है, एकदम बन जाएगा। ऐसे ही आपसे LBW का पूछ सकता है, जो नॉर्मल वजन होता है भारत में नवजात का या न्यूबॉर्न बेबी का, 2.5 से 3.5 kg। कहीं अगर आपसे ग्राम में दे दिया तो इसी को 2500 कर दीजिएगा, 2500 से 3500 ग्राम हो जाएगा। और जैसे ही 2.5 किलोग्राम से बच्चे का वजन कम हुआ, बोलेंगे बच्चा LBW है, लो बर्थ वेट, कम वजन बच्चा है। बच्चे का वजन अगर 1.5 किलोग्राम से भी कम हो गया, बोलेंगे वेरी लो बर्थ वेट, बहुत कम वजन बच्चा। अगर बच्चे का वजन 1 ग्राम 1 किलोग्राम, या फिर इसी को ग्राम में देगा तो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम को 1500 ग्राम बोलेंगे, 2.5 किलोग्राम को 2500 ग्राम बोलेंगे। तो बच्चे का वजन अगर 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम से भी अगर कम हो गया, तो बोलेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, अत्यधिक कम वजन। ये बहुत कम वजन और ये अत्यधिक कम वजन का बच्चा। ये भी आपसे मिलाने के लिए दे सकता है। 4 दे देगा इधर, स्वस्थ वजन, कम वजन का, बहुत कम वजन का, अत्यधिक कम वजन का। इधर आपका ये किलोग्राम में वजन दे देगा, रेंज दे देगा, तो आपको मिलाना रहेगा इसमें। तो ये बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं। रोगी के लिए सबसे अच्छा होता है कि वह निर्णय स्वयं ले, और गोपनीयता ये सबसे बड़ी एक आपके लिए नैतिक या आचार संहिता के अंतर्गत, जो मोरल कंडक्ट या आचार संहिता के अंतर्गत इसको आप शामिल कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें इसमें होती हैं। कौन शरीर निर्माण आहार है, प्रोटीन हो गया, ये दोनों ऊर्जा देने वाले हैं। खनिज क्या करता है, विटामिन क्या करता है, हमने आपको सब कुछ बता दिया। पानी क्या करता है, हमने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा देखिए, हमारे शरीर में पानी की मात्रा होती है 60%, लेकिन जो नवजात होता है, शिशु होते हैं, इनके शरीर में पानी की मात्रा 70% होती है। प्लेसेंटा प्रीविया 4 प्रकार के होते हैं।
मान लीजिए ऐसे बच्चा यहाँ पे इसमें है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि ये यहाँ पे प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा यहाँ पे नॉर्मल, थोड़ा सा प्लेसेंटा नीचे आएगा तो ये टाइप 1, थोड़ा और नीचे आएगा टाइप 2, बिल्कुल आ गया सर्विक्स के पास, टाइप 3 हो गया, बिल्कुल फैल गया, ऐसे ऐसे पूरा हो गया प्लेसेंटा, यहाँ पे ढक लिया, ये टाइप 4 हो गया। टाइप 4 प्लेसेंटा में सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ती है। 3 तक तो संभावना है कि नॉर्मल भी प्रसव हो जाए। अच्छा देखिए, फिर से देख लीजिएगा, 0 से 2 सप्ताह के बच्चे को बोलते हैं जाइगोट, युग्मनज। 3 सप्ताह से 8 सप्ताह के बच्चे को बोलते हैं एम्ब्रियो, और 9 सप्ताह से प्रसव तक के बच्चे को बोला जाता है फीटस। आमतौर पे एम्ब्रियो फीटस को दोनों को हिंदी में भ्रूण कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, एम्ब्रियो फीटस आपको अंग्रेजी वाला वर्ड देख लेना है, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे एग्जाम में। और अभी देखिए, जो एमटीपी, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है, पहले 1971 में आया, तो इसमें 20 सप्ताह तक की ही प्रेगनेंसी अबॉर्ट करते थे लीगली, कानूनी रूप से। 2021 में संशोधन करके इसको 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो आप देख लेंगे आपसे एग्जाम में क्या पूछा है, इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, चौथे महीने से स्टार्ट करते हैं आईएफए की गोली, सब बता चुका हूँ आपका पहले ही। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन प्रश्न आने की उम्मीद नहीं रहेगी आपकी एग्जाम में। एमटीपी 1971 पूछा है, तो यहाँ पे आंसर 20 करेंगे। अगर यहाँ पे होता है कि संशोधित 2021 में संशोधन किया गया उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे राइट आंसर 24 होता। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देना होता है, गलत यहीं पे चीज़ें होती हैं। ये होता क्या है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम? अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रीमी पैरा का मतलब महिला ने एक जीवित बच्चे को जन्म दिया है। मल्टी पैरा आ गया तो महिला ने एक से अधिक जीवित बच्चे को जन्म दिया है। और ग्रैंड मल्टी पैरा आ गया तो महिला ने 5 से अधिक जीवित बच्चे को जन्म दिया है। ऐसे ग्रेविडा होता है। प्रीमी ग्रेविडा पहली प्रेगनेंसी, मल्टी ग्रेविडा एक से अधिक बार प्रेग्नेंट महिला हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सिंपल है। ए सेप्सिस का मतलब होता है कीटाणु से मुक्ति, और सेप्सिस का मतलब होता है कीटाणु अभी है वहाँ पर, रोगाणु वहाँ पर है अभी। और जो कीटाणु शोधन करते हैं, विसंक्रमण करते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको, देखिए नाम ध्यान नहीं आ रहा। एक होता है ना कि रोगी के आने से पहले हमने कीटाणु शोधन कर दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, अभी बताते हैं आपको। और एक होता है कि पेशेंट चला गया, कमरे को खाली कर दिया, अब हमने कमरे को कीटाणु रहित कर दिया, उसको बोलते हैं टर्मिनल कीटाणु शोधन। ये दूसरा प्रकार होता है विसंक्रमण का। योग्य दंपति के लिए उम्र कितनी होती है? 15 से 49 वर्ष होती है। कभी आप 18 से 49 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर आपका। 15 से 49 ही आप करेंगे, योग्य दंपति की पहचान करनी होगी तो। भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं उनके मुख्यालय नई दिल्ली में ही मिलते हैं, लगभग सभी के। विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है, वसा में अघुलनशील। आपसे एग्जाम में अगर ऐसे पूछ दे वसा में अघुलनशील विटामिन, तो कहीं आप गलती से ADE में से कोई मत कर दीजिएगा। वसा में अघुलनशील कहे या पानी में घुलनशील, एक ही बात हुआ, विटामिन बी और सी आंसर होगा। कोई एक दिया रहेगा ऑप्शन में, KADE, ये वसा में घुलनशील होते हैं लेकिन पानी में अघुलनशील। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे कि पानी में अघुलनशील वाटर इनसॉल्युबल विटामिन बताइए। सभी विटामिन के नाम, रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन। थायमीन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। B2 की कमी से चीलोसिस नामक बीमारी होती है। B3 नियासिन, पेलाग्रा बीमारी होती है। 3D 4D सिंड्रोम उसी को बोला जाता है। B5 पैंटोथेनिक एसिड। B6 एनीमिया, पायराडॉक्सिन इसका नाम हो गया। ऐसे ही B7 बायोटीन। B9 फोलिक एसिड, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। B12 साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया और मानसिक विकलांगता आदि बीमारियां हो जाती हैं। B9 और B12 एक साथ मिलकर के RBC की निर्माण में सहायता करते हैं। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया था पिछली बार, हाइपोक्सीमिया। एक होता है हाइपोक्सिया होता है,
दूसरा होता है हाइपोक्सीमिया। तो हाइपोक्सीमिया शायद पूछ चुका है ना, एक बार देख लेंगे इसको, ये पूछ चुका है शायद। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी से शरीर का नीला पड़ जाना कहलाता है सायनोसिस। सायनोसिस कहलाता है, ठीक है। और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, शरीर पीला पड़ जाए, उसको कहते हैं पेलर। कौन सी बीमारी बोलेंगे? पेलर बोलेंगे, PALLOR। हमने यहाँ पे आपको चार चीज़ें बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट चारों के चारों। सेप्सिस, ए सेप्सिस हमने आपको पहले समझा दिया। सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड में इन्फेक्शन, संक्रमण। एफ सेप्सिस माने संक्रमण से मुक्ति। सेप्टिसीमिया होता है नवजात में कभी कभी। और एक बीमारी है HIV की। मान लीजिए माँ HIV पॉजिटिव है, तो उसका जो बच्चा है, सबसे ज़्यादा संभावना बच्चे को HIV इन्फेक्टिव होने की संभावना सबसे ज़्यादा कब होती है? प्रसव के दौरान, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसा विटामिन जो एक अम्ल भी है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग बीमारी होती है। और विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में रिकेट्स में हड्डियां वक्र टेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, सूखा रोग भी बोला जाता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया, अस्थियां नरम हो जाती हैं। वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। और मेनोपॉज में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, उसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। विटामिन ई, विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। चेहरे की चमक सुंदरता के लिए विटामिन सी या ओमेगा। पूरे शरीर के लिए सुंदरता के लिए विटामिन ई आवश्यक होता है। विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई और विटामिन सी, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। हमारे शरीर में भोजन निर्माण की प्रक्रिया, चयापचय की प्रक्रिया में जो भी फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन आदि रह जाते हैं, उनको शरीर से निकालना पड़ता है। ये काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का। तो विटामिन सी सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। उसके बाद विटामिन ई, तो विटामिन सी और ई एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। विटामिन के रक्तस्राव रोधी, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाते हैं, इन्हें फिलोक्विनोन कहा जाता है, या फाइलोक्विनोन भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा भी गया है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। कैल्शियम रक्त का थक्का जमने में भी सहायता करता है। हृदय के स्वस्थ रहने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। आयोडीन हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। आयरन ब्लड निर्माण, RBC के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मैस्टिकेशन चबाने का कार्य है। एक होता है डिस्फेसिया और एक होता है डिस्फेजिया या डिस्फेगिया बोलेंगे। डिस्फेसिया का मतलब होता है बोलने की अक्षमता, और डिस्फेगिया का मतलब होता है निगलने की अक्षमता। भोजन जब निगल नहीं पाता बच्चा, तो डिस्फेगिया है उसमें। तो ये निगलने की अक्षमता और ये डिस्फेसिया, केवल यस और जी का डिफरेंस है। इसको आप लोग जानते रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। देखिए, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छी रखें, हम अच्छा भोजन लें, शारीरिक श्रम करें, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, इसे कहते हैं मूल या प्रारंभिक प्रिवेंशन, बचाव, प्रीमोर्डियल बोलेंगे अंग्रेजी में। फिर देखिए, रोग को होने से पहले हमने बचाव कर लिया, टीकाकरण कर लिया। तो टीकाकरण क्या है? प्राथमिक देखभाल है। रोग को होने से पहले हमने बचाव कर लिया, रोग नहीं होने देंगे। रोग हो गया, इनक्यूबेशन पीरियड यानी रोग के लक्षण प्रकट हो गए, हमने तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर लिया, द्वितीयक देखभाल हो गया। रोग सीरियस कंडीशन में पहुंच गया, अब उसके लिए हमें प्रॉपर उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी बड़े स्वास्थ्य केंद्रों पर, वहाँ पर तृतीयक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, पूरी उम्मीद रहेगी। और है कितना सिंपल? बहुत सिंपल है।
एक देखिए हमने ऐसे रिवीजन नोट्स पूरा हमने शेयर किया हुआ था अपने पेड बैच में, और अभी भी देखिए आप लोगों में से जिन्हें भी केवल एमसीक्यू करना हो, एमसीक्यू में सिर्फ आप टेलीग्राम चलाते हो, 10,000 तो बहुत पहले प्रश्न कंप्लीट हो गए थे, उससे ज़्यादा प्रश्न हमने दे रखा है, वे प्रश्न देते जाएंगे। बाकी नोट्स क्लासेस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, पढ़ नहीं पाएंगे, बस एमसीक्यू आप लोग चाहे तो लगा लीजिएगा ताकि पूरा आपका 30 टॉपिक कवर हो जाए। 399 है, आप चाहे एक दिन ही क्यों ना देखें, फीस कम कर पाना संभव नहीं है। बहुत मेहनत से हमने पूरे एमसीक्यू तैयार किए हैं, बहुत मेहनत से एक एक प्रश्नों को वेरीफाई कर करके। आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप 1-2 दिन के अंदर, अदरवाइज आपने जहाँ से पढ़ रखा हो पहले से आप उसी को रिवीजन करिएगा। 9315707758 ओनली व्हाट्सअप। एक देखिए आप सभी यहाँ पे देख लेंगे क्या बताना था। गर्भावधि मधुमेह, अगर आपसे पूछे कि गर्भावधि मधुमेह की जांच कब की जानी चाहिए, वैसे तो 28 वीक्स आंसर है, बाकी 24 से 28 सप्ताह भी आपको दे सकता है एग्जाम में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम आपको केवल लास्ट में 2-3 पेज दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप सभी, मिशन इंद्रधनुष में मुख्य रूप से गर्भवती महिलाएं शामिल होती हैं और 2 साल तक के बच्चे ही शामिल होते हैं। एग्जाम में यहाँ पे 2 साल देगा, 3 साल देगा, 4 साल देगा, 5 साल देगा। जिनको सही से पता रहेगा वही आंसर कर पाएंगे, बाकी गलती होने की संभावना रहेगी। कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2014 में शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम। कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं, इनके नाम आप सभी को पता होना चाहिए। कुल 12 बीमारियां हैं। डिप्थीरिया, हुपिंग कफ या काली खांसी, परटूसिस, टेटनस हो गया, पोलियो, मीजल्स। मीजल्स का दूसरा नाम होता है रूबीओला। ध्यान दीजिएगा, रूबेला रूबीओला अलग अलग है। ये रूबेला होता है जर्मन खसरा, और ये रूबीओला है। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अधूरी रह गई थी। रूबीओला। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा, राज यक्ष्मा, बहुत सारे इसके नाम हैं। हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस और निमोनिया, जापानी एंसेफेलाइटिस, रोटावायरस, न्यूमोकोकल। कुल जोड़ेंगे तो 12 यहाँ पे बीमारियां हो गई। अब इसको देख लीजिए, एक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, है तो बहुत सिंपल। लाल बैग का जो डस्टबिन होता है, इसमें जो भी आप कूड़ा डालेंगे या जो भी इसमें वेस्ट डालेंगे उन्हें हम रिसाइकिल करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसमें से किस डस्टबिन के जो वेस्ट हैं, वेस्टेज है, उनको हम रिसाइकिल करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। तो लाल रंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। लाल रंग में क्या डाला जाता है? इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स, ट्यूब, कैथेटर्स, आईवी बॉटल्स, सिरिंजेज। कैसा सिरिंज? जिसमें निडल नहीं लगा होगा। अगर निडल लगा होगा तो वाइट कलर में लेके जाएंगे, सफ़ेद कलर में। और सफ़ेद कलर का जो बैग होता है हमेशा पंक्चर प्रूफ रखना होता है, क्योंकि सफ़ेद कलर में ब्लेड होती है, इसमें रखा जाता है, ब्लेडों को रखते हैं इसमें। ब्लेड हो गया, स्कैल्पल जो चीरा लगाने वाला, सर्जरी में चीरा लगाते हैं ना, एपिसियोटॉमी मालजी करना पड़ गया पेरिनियल परत की, उसमें डालेंगे, सफ़ेद में डालेंगे। ठीक है, लेकिन सिरिंज विदाउट निडल्स अगर लिखा रहेगा तो रेड बैग में डालेंगे, लाल कलर के बैग में डालेंगे। पीले वाले बैग में देखेंगे तो ह्यूमन टिश्यूज, बॉडी पार्ट्स, ड्रेसिंग जिसमें ब्लड आदि लगे होते हैं। सिंपल सादा ड्रेसिंग नहीं, सादा जो कॉटन होता नहीं, कॉटन में ब्लड लगा होना चाहिए। डिस्कार्डेड यानी खराब दवाइयाँ, एक्सपायरी जो दवाइयाँ हो गई। कंटामिनेटेड ब्लड फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स। और ये नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं, इनको डालते हैं पीले कलर के बैग में। अच्छे से देख लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर नीले कलर का है, नीले कलर वाले में डालते हैं शीशियाँ। शीशी होती है ना, दवाओं की शीशी, वैक्सीन की शीशी हो गई, कुछ मेटल आदि हो गए, ब्रोकन डिस्कार्डेड जो एम्पुल्स या शीशियाँ होती हैं, नीले कलर में डालते हैं। सफ़ेद कलर में हमने अभी बताया आपको, जो निडिल है, सुई है निडिल, और इसका जो डस्टबिन होता है पंक्चर प्रूफ होना चाहिए, इसी के बारे में बोला जाता है पंक्चर प्रूफ। धारदार ब्लेड या स्कैल्पल्स जो चीरा लगाते हैं सर्जरी आदि में, हमने आपको अभी समझाया। तो कम से कम इन चारों को तो आप सभी याद रख लीजिए, लाल, पीला, सफ़ेद और नीला। ठीक है, बहुत सिंपल है और कन्फ्यूजन इतना होता है कि पूछिए मत। इन्हें आप सभी देख लेंगे अच्छे से। ये हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया था कि पीलापन किसकी, पता है एग्जाम में जब आएगा ना क्वेश्चन,
आप समझ ही नहीं पाएँगे कि हम क्या करें उसमें, अगर बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा। साइनोसिस करें कि हाइपोक्सीमिया करें कि हाइपोक्सिया करें कि पेलर करें, क्या करें? नहीं समझ में आएगा। बहुत क्लियर हमने अभी आपको समझाया भी और हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। एडिमा में तरल पदार्थ जमा होने से शरीर के बाहर सूजन भी दिखता है इसमें। हार्निया थोड़ा अलग होता है। हार्निया में छेद होकर के पेट के पेट के जो पदार्थ हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, वो हार्निया होता है। हार्निया अलग होता है। पीलिया में बिलिरुबिन बढ़ जाता है ब्लड में, जबकि डायबिटीज में ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में। तापमान लेने का सबसे अच्छा जो रूट होता है रेक्टल होता है, मलाशय रेक्टल। हालांकि ये शिशुओं के लिए खास करके होता है। एक क्वेश्चन पॉइंट हमने यहाँ पे और दिया था कि लेबर और डिलीवरी में क्या अंतर होता है। बहुत ही सिंपल सा है। सब कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन आप सभी को ना होने पाए। ओरल पोलियो वैक्सीन को हम लोग कितने तापमान पर स्टोर कर सकते हैं? इतने तापमान पर। एमआर को और भी नीचे तापमान पर। बाकी जो और कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो गर्मी में जो ठीक रहते हैं, अगर वो जम गए, जैसे डीपीटी का टीका हो गया, पेंटा हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, आईपीवी हो गया और टीडी हो गया, ये सभी टीके अगर जम गए तो इन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए, तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे। इन टीकों को जमने नहीं देना चाहिए। एनीमिया मुक्त भारत में रणनीति में 6 हस्तक्षेप शामिल हैं। इन्हें देख लीजिएगा अच्छे से। आईएफए देना, कृमिनाशक देना, एल्बेंडाजोल, विलंबित गर्भनाल क्लैंपिंग, आहार विविधता, मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ, एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों को बताना, जागरूकता फैलाना। बस ये 6 पॉइंट देख लीजिए अच्छे से। ऑप्शन जब देगा तो उसमें कहेगा कोई एक शामिल, किसी एक को छोड़ करके, सिवाय एक को छोड़ करके सभी शामिल है ए एम बी में, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में। आगे देखिए आप सभी, जो सामान्य महिला होती है उनमें एचबी का लेवल होता है 12, कम से कम मिनिमम 12 से ऊपर रहे 16 तक, 15-16 तक रहे। अगर गर्भवती महिला है तो उनमें कम से कम यानी एनीमिया ना हो, उससे अगर नीचे होगा एचबी का लेवल तो बोलेंगे एनीमिया है। तो गर्भवती महिला के लिए फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर, ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, फर्स्ट और थर्ड बोला है हमने, सेकेंड नहीं बोला है। फर्स्ट और थर्ड में 11 होता है, सेकेंड में 10.5 होता है। इससे अगर कम हो गया एचबी का लेवल तो बोलेंगे एनीमिया के लक्षण। फिर एनीमिया में भी हल्का एनीमिया, मध्यम एनीमिया, गंभीर एनीमिया। यहाँ पे सबका लेवल भी हमने लिख दिया। गंभीर एनीमिया में 7 से कम हो जाएगा लेवल, मध्यम में 7 से 10 के बीच में, हल्का में 10 से 11 के बीच में। इसे देख लीजिएगा। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया था पहले ही। ये सिलेबस है, सिलेबस बार बार देखना चाहिए। RCH 1 कब शुरू हुआ था, 2 कब शुरू हुआ था। अब यहाँ पे देखिए आप सभी, एक होता है MDR, दूसरा होता है MDT। MDR मतलब डॉट्स थेरेपी हो गया, डॉट्स प्लस थेरेपी। फर्स्ट लाइन मेडिसिन देखेंगे टीबी रोग के लिए कौन कौन से मेडिसिन होते हैं। रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरोजिनामिड, जिनामाइड और एथमाब्यूटोल, 4 नाम आप याद रख लीजिए। बाकी स्टेप्टोमाइसिन, क्लोफाजिमिन आदि जो है सेकंड के होते हैं। तो अगर बहुत कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो मे बी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। फर्स्ट लाइन मेडिसिन, सेकंड लाइन मेडिसिन बताइए। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मल्टी ड्रग थेरेपी कुष्ठ रोग के लिए होता है। कुष्ठ रोगों का एक और नाम होता है हैनसेन, क्योंकि इस बीमारी की खोज हैनसेन ने की थी, वो आप लोग बता लेंगे। जैसे एडवर्ड जेनर ने पहला टीका खोजा, तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्षा या इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर महोदय हो गए। तो ये सब बहुत आसान से प्रश्न होते हैं। पाश्चुरीकरण के जनक लुइस पास्चर हो गए। MDT में पहली मेडिसिन डेप्सोन, याद रख लेंगे, सबसे अच्छी मतलब सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है MDT में कुष्ठ रोग के इलाज के लिए। उसके बाद रिफेम्पिसिन टीबी रोग के इलाज में MDR में भी शामिल है और MDT में भी शामिल है। MDR में फर्स्ट लाइन मेडिसिन में क्या नाम बताया हमने, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, एथमाब्यूटोल। सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन। सेकेंड लाइन मेडिसिन में देखेंगे तो क्लोफाइजामाइन, स्ट्रिप्टोमाइसिन आदि होते हैं।
एमडीटी में डेप्सोन, रिफेम्पिसिन, ये भी पीबी के लिए होता है। और अगर कहीं एमबी है, मल्टी बैसिलरी अगर लेप्रोसी है, क्योंकि पीबी जो होता है इनका ट्रीटमेंट 6 महीने तक चलता है। अगर बहुत कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि इनके समय सीमा बताइए। ऐसे ही टीबी रोग में भी समय सीमा पूछ लेता है, कभी कभी पूछ सकता है। मल्टी बैसिलरी में 12 महीने तक चलेगा ट्रीटमेंट। रिफेम्पिसिन यहाँ पर भी है, टीबी रोग के फर्स्ट लाइन मेडिसिन में भी है और यहाँ पर भी है, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी में भी है। डेप्सोन यहाँ पर भी है, ऊपर भी डेप्सोन था। यहाँ पर एक मेडिसिन और बढ़ जाएगी, क्लोफाजामिन। ये सभी की सभी एंटीबायोटिक्स हैं, सभी की सभी, क्योंकि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, चाहे टीबी हो या फिर लेप्रोसी हो। टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। तो सबके रोगाणु का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इन दवाओं का नाम आप सभी देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। फिलहाल मैं इस क्लास के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें और हमें लग रहा है कि लगभग जो है 20 से ज़्यादा, या हो सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे भी अधिक आपके सिलेबस के टॉपिक कवर हो गए होंगे। तो ऐसे हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ और भी क्लास आप सभी को दे देंगे कि ताकि इसमें आपके 38 टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हो जाएँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो हम बार-बार शामिल करेंगे, ठीक है? अच्छे से आप सभी देखते रहेंगे। क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। एमसीक्यू आप में से किसी को भी लेना हो आप हमें किसी भी समय व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। कुछ कम फीस भी अगर आप देना चाहें दे करके आप सॉल्व कर लीजिए। बस हमारी कोशिश ये है कि आप सभी देख लीजिए अच्छे से। ये लीनिया नाइग्रा है, और एक जो ऐसा बन जाता है प्रसव के बाद भी देखने को मिलता है, इसका नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? एक तो लीनिया नाइग्रा होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइग्रेविडेरम। स्ट्राइग्रेविडेरम, ये स्ट्राइग्रेविडेरम है, और ये होता है लीनिया नाइग्रा, जो ऐसे लाइन बन जाती है। दोनों में अंतर होता है। और एक प्रेगनेंसी मास्क बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं, क्या नाम उसका है? सारी चीज़ें यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है। प्रेगनेंसी मास्क क्या बोलते हैं उसको? मेलास्मा। मेलास्मा, जिसमें चेहरे पर दाने दाने दिखने लग जाते हैं प्रेगनेंसी के समय। ओवुलेशन के बारे में, अगर साइकिल ज़्यादा दिन की है तो उसमें कैसे हम डिसाइड करेंगे सेकंड वाले स्टेज को लेकर के, क्योंकि ओवुलेशन का जो टाइम होता है 14 दिन ही मान करके चला जाता है। चलिए आगे की चीज़ें हम आके बताएंगे आप सभी को। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये यूट्रस का सबसे चौड़ा भाग, इसको फंडस बोलते हैं और इसको बोलते हैं इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब का जो इधर वाला भाग होता है इसको बोला जाता है इस्थमस, जबकि जो इधर वाला भाग होता है ओवरी की तरफ वाला जो भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और सबसे जो लंबा गोलाकार भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं एम्पुला या एम्पुलरी भाग। और इसी में निषेचन की क्रिया होती है, अंडाशय से अंडा निकल करके यहीं पर आता है। तो ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इनफेंडिबुलम के पास फिम्ब्रिया नामक एक संरचना होती है, जो अंडाशय के फॉलिकल से निकलने वाले अंडे को पकड़ करके आगे खींचने का कार्य करता है। और यही जो फॉलिकल होते हैं ना, बाद में कार्पस ल्यूटियम बन जाएंगे। ये नोट्स, ये हमने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया था। कुछ और भी इसमें प्रश्न ऐड करते जाएंगे, उसे भी हम शेयर करते जाएंगे। आपसे भी उसे अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी रोगों के लिए हमने एक जगह दे दिया था। ये जो टेस्ट वाला ग्रुप है जिसमें एमसीक्यू आप सभी को देंगे, ये पीडीएफ हम वहाँ पर भी शेयर कर देंगे, आप सभी के लिए अवेलेबल करा देंगे। इसमें सभी बीमारियों के लिए उष्मायन अवधि हमने लिख दिया है, बिल्कुल सिंपल वे में। केवल आप एक नज़र देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, उतने प्रश्नों में अलग अलग सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। वीडियो को जितना हो सके आप सभी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी कर लीजिएगा। धन्यवाद।